नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के सेशन में। गुड इवनिंग आप सभी को। गुड इवनिंग। जुड़े आप सब लोग सेशन के साथ। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त होके पढ़ाई कर रहे हैं। अपने पटवारी के एग्जाम में पूरी तरह से आप लोग लगे हुए हैं। तो इसी के साथ मॉक पेपर नंबर 4 हो रहा है आज हमारा। मॉक पेपर नंबर 4 के लिए हम लोग बात करेंगे। तो एक बार जुड़ जाइएगा आप सभी लोग और अपने सभी दोस्तों तक सेशन जरूर शेयर जरूर करें आप लोग, अगर आपको ये सीरीज समझ में आती हो तो। अगर आप रोज रेगुलर मॉक पेपर दे रहे हैं तो इस मॉक पेपर का रिव्यू जरूर दिया करो आप लोग, कैसा लगता है। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, आप में से अधिकतर बच्चे चाहते हैं कि मॉक पेपर बिना सॉल्यूशन के साथ आपको पहले प्रोवाइड करवाया जाए। तो मॉक 4 तक तो हो चुका है, चलो आज हम हमारा मॉक पेपर 4 जो हो रहा है वो ठीक है। लेकिन अब मंडे से जो मॉक पेपर 5 होना है उसके लिए जो मैं बता दूं कि आपको पहले मैं ये टेलीग्राम पर बिना सॉल्यूशन के साथ पीडीएफ इस मॉक पेपर की मिल जाएगी, नंबर 5 की। तो जो भी आप में से पहले सॉल्यूशन करना चाहें, घंटे भर पहले आपको वहां पर मिल जाएगा। और 7 बजे से हम लोग यहाँ डिटेल सॉल्यूशन देखते हैं। रोज आप लोगों का ये पेपर चलता है 7 PM। डिटेल सॉल्यूशन के लिए आप लोग इस टाइम पे जुड़ जाइएगा। इससे पहले आपको टेलीग्राम पर, टेलीग्राम मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको उस टेलीग्राम पर पूरा पीडीएफ आपको पहले से मिल जाएगा बिना सॉल्यूशन के साथ। तो वहां से एक बार अपना दिमाग लगाइए, एक बार सबको सरल कर लीजिए। और उसके बाद जो क्वेश्चंस आपसे नहीं होते हैं या फिर जो क्वेश्चंस आपने हुए हैं उनको जल्दी कैसे कर सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड इस सेशन को जरूर पूरा देखना है आपको। हाँ, भले ही आप लोग इसकी 2x की स्पीड पर देखो, लेकिन ये सेशन से आपको बहुत सारी चीजें और भी सीखने को मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम आंसर देना सीख रहे हैं। मॉक पेपर लगाने का मोटिव ये नहीं होता कि आपने कितने सही कर दिए और कितने गलत कर दिए। अगर यही मोटिव लेके चल रहे हो तो सुधार नहीं होगा, इंप्रूवमेंट कभी नहीं आ पाएगा। इंप्रूवमेंट तब आएगा जब आप ये देखोगे कि आप गलतियां क्या कर रहे हो और गलतियों में सुधार क्या करा है, किस तरह से सुधार करना है और आगे इंप्रूव कैसे होगा। अगर आप अभी इन 25 क्वेश्चन में से 15-20 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 15 क्वेश्चन सही कर रहे हैं, 12 सही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे चीजें बढ़नी चाहिए। बस ये होता है मॉक पेपर का इंप्रूवमेंट। ऐसा नहीं है कि रोज ही उतने ही क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर पहले मॉक पेपर में आपसे 10 क्वेश्चन सही हुए तो सेकंड वाले में 10 से प्लस ही सही होना चाहिए। वो होता है इंप्रूवमेंट। और वो आएगा आप लोगों को जब आप लोग क्वेश्चन के साथ साथ ये सीखोगे कि गलतियां क्या हो रही हैं और किस तरह से आप लोग और तरीके से कर सकते हो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो डिटेल सॉल्यूशन जरूर देखिएगा आप लोग। और जो नहीं देख पा रहे हैं, पहले क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे, वो साथ में भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग उस क्लास को देखो, इस टेलीग्राम से जाकर से पीडीएफ को देखोगे, क्वेश्चन करोगे तो ही समझ में आएगा। मैं साथ में भी प्रॉपर टाइम देता हूं। आप लोग साथ साथ नोट पेन पेपर लेके बैठिए। लेकिन आप समझ तभी पाते हैं जब आपके पास पेन और पेपर दोनों आपके पास में हो। तो पेन पेपर लेकर के साथ में बैठो, आप मेरे साथ करो क्वेश्चंस और इस तरह से फील करो कि मेरे सामने बैठकर ही पढ़ रहे हो। बिल्कुल आप जो आंसर दोगे वो मेरे तक पहुंचेगा। तो मॉक पेपर 5 के लिए मैंने आपको बता दिया कि जो भी बच्चों की मांग आ रही थी कि वो पहले से आपको पेपर दिया जाए, तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम पर ये पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। वहां से आप पहले सोल्व कर लीजिए और उसके बाद 7 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा क्लास के साथ। तो आज देखने वाले हैं मॉक पेपर 4 को हम लोग। और उससे पहले एक और जानकारी बता दूं मैं आप लोगों को, मैथ्स कंप्लीट रैपिड फायर रिवीजन एक और हम लोग शुरू करेंगे, जो 3 पार्ट के अंदर मैं आपको पूरी मैथ्स करवाने वाला हूं। टोटल 9 टॉपिक है हमारे सिलेबस के अंदर पटवार के लिए, और उस 9 टॉपिक को मैंने 3 भाग में डिवाइड करा है। तो इन केवल 3 क्लासों के अंदर अभी तक जो मैथ्स तैयार नहीं कर पाए, क्योंकि बच्चा ज्यादा सीरियस तभी होता है जब उसके सामने पेपर होता है, तो कोई टेंशन लेने की अभी भी आपको जरूरत नहीं है। काफी टाइम है हमारे पास और मैथ्स को बहुत अच्छा कर सकते हैं। जो लास्ट टाइम में आप लोगों ने मैथ्स को समय दिया ना, तो ये पेपर में बहुत इंप्रूवमेंट देगा आपको और मैथ्स के क्वेश्चन बहुत सही कर पाओगे। अभी भी आपके पास टाइम है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो बच्चा अभी से पढ़ना शुरू करे, मैं देख पाता हूं कि हर दिन बच्चे के इस तरह के कमेंट है, क्या अब हम कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप अभी भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब आपको मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहिए, कर छोड़ देना चाहिए, जीके पढ़ना ही नहीं चाहिए। कोई भी सब्जेक्ट आपका वीक है, चाहे वो मैथ्स हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो जीके का कोई पार्ट हो, उसे कवर किया जा सकता है। लेकिन केवल टेंशन लेने से नहीं होगा सॉल्यूशन। अभी हमारे पास वक्त है, थोड़ा सा कूल रह करके चीजें तैयार करी जा सकती हैं। और मैं आपके लिए क्या कराने वाला हूं कि जो क्लासें मैंने कराई हैं इतने दिनों के अंदर, हम लोग जो मैथ्स का सेशंस ले रहे थे रेगुलर, जो 1-1 घंटे की क्लासें हुई, 1 घंटे 1.5 घंटे रोज क्लास लगाई है रोज, उसको मैं आपको 3 पार्ट में एक साथ देने वाला हूं।
ताकि आपको अलग अलग ना देखने का टाइम मिले। तो आपका बहुत जो सीरियस बच्चा है इस समय पर, वो इन क्लासों के माध्यम से भी अपनी पूरी मैथ्स को रिवीजन भी कर सकता है और पूरा बेसिक से एडवांस तक सीख भी सकता है, और PYQ भी होंगे इसके साथ साथ। तो पहला जो पार्ट रहने वाला है वो रहेगा आपका कल संडे के दिन, एक बड़ी क्लास रहेगी जिसके अंदर हम लोग 3 टॉपिक पूरे करने वाले हैं। परसेंटेज पूरा करवाया जाएगा, इसके साथ साथ SI और CI होंगे, क्योंकि दोनों ही परसेंटेज पे डिपेंड है, ये दोनों टॉपिक परसेंटेज पे डिपेंड है। तो पहला पार्ट इन 3 यूनिट का आएगा आपके पास, प्रतिशत, सरल ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज। पहला पार्ट ये रहेगा जो कल रहेगा संडे के दिन। मॉक पेपर आपका रोज इसी तरह से चलना है। इसके बाद सेकंड नंबर पार्ट जो मिलेगा वो आपको ट्यूसडे को मिलेगा, मंगलवार को, जिसके अंदर आपको 3 यूनिट फिर से कवर करा दी जाएंगी। 3 कौन कौन सी यूनिट होंगी यहाँ पे? प्रॉफिट लॉस, यूनिटरी मेथड और मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी बोर्ड मास वाला भाग। ये तीनों यूनिट आपको एक साथ पूरी क्लास के साथ, एक बड़ी क्लास के साथ पार्ट नंबर सेकंड के अंदर करवा दी जाएंगी। इसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर थर्ड, जो आपको गुरुवार को मिलेगा। ये सारी क्लासें प्रीमियर रहेंगी, जो इतने दिन के अंदर हम लोगों ने पूरा मैथ्स को सीखा है बिल्कुल बेसिक के साथ, वो आप लोगों के लिए फिर से रख दिया है कि आप लोग अभी भी इस वक्त है और इन पूरी चीजों को तैयार कर सकते हैं। तो जिनका भी अगर मैथ्स अभी भी शुरुआत कर रहे हो आप लोग, तो डरना का कुछ भी नहीं है। मैथ्स मैंने जिम्मेवारी ली है और आप लोगों टाइम अगर दो मेरे कहे अनुसार, तो मैथ्स पूरा तैयार हो सकता है। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर हम लोग कवर कर लेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज और क्षेत्रमिति। ये टोटल 9 टॉपिक हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसको मैं 3 पार्ट में 3 बड़ी क्लासों के साथ कवर हो जाएगा। यानी आगे आने वाले पूरे वीक के अंदर अगर आप लोग मैथ्स को पूरा रैपिड फायर रिवीजन देखना चाहो, बेसिक से एडवांस लेवल और PYQ के साथ, तो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। तो संडे के दिन सुबह 9 बजे से क्लास रहेगी ये, और एक बड़ी क्लास के साथ हम लोग इन तीनों टॉपिक को कवर कर लेंगे, और ये वीडियोस प्रीमियर रहेंगे। इसके बाद पार्ट 2 है और पार्ट 3, और मॉक पेपर जो मैंने आपको कमिटमेंट कर दिया है, तो कमिटमेंट कर दिया है। मेरी तरफ से मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही। आप लोग अपना ईमानदारी से 100% प्रयास करो, रिजल्ट आपके लिए ही रहेगा, आपके फेवर में ही रहेगा। रिजल्ट को लेकर अभी से टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हम लोगों ने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी है, ईमानदारी से प्रयास किया है, तो रिजल्ट जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही होगा। मैथ्स के क्वेश्चन सही होंगे ही, इनसे बाहर जा क्या सकता है? कोई भी क्वेश्चन मैथ्स का ऐसा मिल ही नहीं सकता एग्जामिनर को जो आप लोगों को नहीं करवाया गया और ऐसा सवाल आ जाए। तो आज के इस मॉक पेपर को शुरू करते हैं। ये जरूर आप लोग इन्फॉर्मेशन अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि हाँ हमारी ये पहली शुरुआत थी और छोटी सी शुरुआत अभी से हम लोगों ने करी है, तो आप सबके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो आप सेशन को अपने जितने भी प्लेटफॉर्म है, जो भी आप सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूज करते हो, तो 1 मिनट का टाइम दे दिया करो, आप लोग शेयर कर दिया करो। बाकी ज़्यादा तो मैं वो नहीं बोलता। और हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, अगर समझ में नहीं आता, तो ज़रूरी भी नहीं है कि आप लोग सेशन लाइक करें या शेयर करें। अगर समझ आती है तो ज़रूर आपको ये करना चाहिए। चलिए, इसके बाद हम लोग आज के मॉक पेपर का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। यानी 76 नंबर क्वेश्चन है, 76 नंबर सवाल। 75 तक हम लोग कर चुके हैं, 76 से शुरुआत हो रही है। 76 नंबर सवाल देखिएगा, आपके सामने लिखा है। कोशिश करेंगे आप लोग साथ में करने की, कोशिश करना है। पेन पेपर लेके बैठो, साथ में कर रहे हो तो, और पहले से सॉल्यूशन कर लिया है तो बहुत अच्छी बात। पहले तो इसका तो खैर आपको मिला ही नहीं है, मॉक पेपर 5 से मिलना शुरू हो जाएंगे आपको। ये मेरे साथ साथ ही करिए आप लोग। तो देखो क्या लिखा है, किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति में 5:16 का अनुपात है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा? एक रेक्टेंगल का बहुत ही बेसिक सवाल आपके सामने है, बता दो फटाफट क्या आंसर आने वाला है। एक आयत के लिए बात कर रहा है सर। ये आयत होता है वो आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ये एक रेक्टेंगल है जो आप देख पा रहे हो, एक आयत है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। लंबाई कहलाती है आयत में, लेंथ, और ये इस आयत की चौड़ाई कहलाती है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप, चारों भुजाओं का योग। तो ये जो रेशियो दे रखा है, लंबाई और परिमाप का अनुपात है। तो बताओ परिमाप क्या होता है सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आयत का परिमाप होता है सर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल परिमाप होता है सर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई।
L प्लस बी, ये चौड़ाई है जिसको मैंने B से लिख दिया है। ये परिमाप आपको दे रखा है, अनुपात में दिया, अनुपात ही पूछा है, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि परिमाप 16 है सर। परिमाप कितना कह सकते हो, 16 कह दो, चाहो तो आप लोग x लगाना चाहो तो लगा दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो दे करके हमसे रेशियो ही पूछ रहा है, तो डायरेक्ट 16 लिख सकते हो परिमाप। लंबाई की जगह आप 5 लिख सकते हो, तो 2 गुना लंबाई की जगह 5 आ गया, चौड़ाई मुझे निकालनी है तो इसकी जगह b लिख दो आप लोग, बराबर 16। देखो 2 से कट जाएगा ये, 8 दुआ 16, 8 बार, और ये प्लस का 5 आगे जाके माइनस होगा, तो इसकी चौड़ाई जो है सर वो 3 इकाई आ जाएगी, 3 यूनिट आ जाएगी चौड़ाई। तो आपसे यही पूछा है कि लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, तो आंसर आ जाएगा सर 5:3। ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है। लंबाई व चौड़ाई का जो रेशियो होगा वो 5:3 होगा, 5:3 होगा। और मॉक पेपर 5 से मैं थोड़ा सा लेवल मॉडरेट करूंगा, मुझे सब पता है कि किस तरह से कब लेवल बढ़ना है, कब कौन से लेवल को ठीक लेवल पर ले जाना है, तो ये चीजें मुझ पे छोड़ दो आप लोग। इतना टाइम हो गया इस लाइन को दिए हुए कि एक एक बात का पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कैसे बनेगा, कितने लेवल का बन सकता है, उसकी टेंशन आपको लेने की जरूरत है बिल्कुल भी नहीं है सर। हाँ सर, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें आप लोग। 77 नंबर सवाल, 77 नंबर 77। पढ़िए आप लोग क्या लिखा है और आंसर देने की कोशिश करें। 77 नंबर क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 विषम गुणज का औसत क्या होगा? एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ओड मल्टीपल ऑफ 3। 3 के पहले 5 विषम गुणज का औसत क्या होगा? 3 के मल्टीपल लिखने, गुणज लिखने हैं, 3 के तो बहुत सारे गुणज होते हैं, 3 का पहाड़ा बोलना है, 3 की टेबल बोलनी है, 10 तक ही होती है कि 3 की टेबल, और भी आगे बोल सकते हैं, 3 गुणा 11 33, 3 गुणा 12 36। तो आपको क्या लिखना है? 3 के पहले 5 विषम गुणज लिखने हैं। विषम का मतलब ओड, विषम संख्या, तो 3 का पहला विषम गुणज 3 ही होता है सर, 3 एकम 3। दूसरा गुणज 6 होता है, लेकिन 6 विषम नहीं होता है सर, 6 विषम नहीं होता है, तो दूसरा गुणज विषम जो आएगा वो 9 आएगा, 9 आएगा सर, 3 गुणा 3 9। 12 नहीं होगा, 15 आएगा, 18 नहीं होगा, 21 होगा, उसके बाद 24 नहीं होगा, 27 होगा सर, 3 नंबर 27। ये आगे 3 के पहले 5 विषम गुणज, इनका औसत पूछा है, तो सर ये सीरीज जो बन रही है अरिथमेटिक श्रेणी है, समांतर श्रेणी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो औसत 15 आएगा सर आपका। इनका जो एवरेज होगा, औसत जो आएगा वो 15 होगा सर, 15 मेरा आंसर है। देखो समझ में आया आपको सवाल? 3 के पहले 5 विषम गुणज लिखने, विषम, तो 3 जो है वो विषम होता है, 9 जिसमें 2 का भाग नहीं जा रहा हो ना वो लिखना है। 6 क्यों नहीं लिखा सर? क्योंकि 6 विषम नहीं है, 6 एक सम संख्या है। 12 क्यों नहीं आया? 12 भी विषम नहीं है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि विषम गुणज लिखे हैं। बीच में एक ही नंबर आ रहा है तो यही मेरा औसत होगा। एक तरीका ये, दूसरा तरीका ये सिखाया औसत निकालने का, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। पहली संख्या सर 3 है और आखिरी संख्या 27 है, 27 और 3 30 का आधा कर दो सर, 30 का आधा भी कितना होता है? 15 ही होता है। और एक बिल्कुल ही बेसिक तरीका, आधी जनता तो वही जानती है, बस राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, उससे कर लो आप, आंसर तो उससे भी वही आना है, आंसर तो उससे भी वही आना है। जोड़ लो आप लोग, 27 और 3 30, 21 और 9 30, 30 और 30 60 और 15 75। 75 में 5 का भाग दे दो तो भी आपका आंसर क्या आएगा सर? 15 ही आएगा। किसी भी तरह से कर लो आप लोग, औसत में कोई अंतर नहीं आएगा, एवरेज हमारा यही रहेगा। ईमानदारी के साथ में मैंने आपको सब कुछ रख के दे दिया पटवारी के एग्जाम के लिए। अब आप लोगों की मेहनत पे डिपेंड है कि रिजल्ट आप लोगों के लिए रहेगा। और मैंने ये भी कहा कि कोई भी सवाल सीरीज से बाहर नहीं जाएगा। अभी कई मॉक पेपर हमारे लगाने हैं, खूब टाइम हमारे पास में है, तो कैसे कोई सवाल बाहर पूछ सकता है आपसे? कुछ नहीं छोड़ेंगे, हर तरह का सवाल मैं करा दूंगा, हर तरह का क्वेश्चन हम लोग सीख लेंगे। इन मॉक पेपर को भी लगातार देखते रहिए आप लोग, इनको भी कर लोगे ना अच्छे से तो भी यहाँ कंप्लीट रिवीजन वैसे ही हो जाना है। 77 के बाद बढ़िए आप लोग 78 पर 78 नंबर सवाल।
78 78 नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं अपने सामने। यदि एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है तो इस पहिए का व्यास ज्ञात करें। कोशिश करें एक बार आप लोग करने। चलिए, क्या आंसर दे पा रहे हैं आप लोग? किसी का आंसर आया? एक साइकिल का पहिया जो है वो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है। तो पहिए का व्यास आपसे पूछा गया, इस पहिए का व्यास कितना है? बता दो आप लोग, क्या आंसर दे पा रहे हैं? एक साइकिल का पहिया है जो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो इस पहिए का व्यास क्या होगा? ये साइकिल का पहिया, ये कोई नहीं पूछेगा कैसा होता है साइकिल का पहिया। ये साइकिल का पहिया सर, इसका व्यास पूछा है, व्यास कितना होगा? तो एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है ना, वो इसकी परिधि के बराबर होती है। एक चक्कर में तय की गई दूरी जो होती है वो पूरा इसका क्या कहलाता है? सरकमफ्रेंस यानी परिधि कहलाती है, जो 2 पाई आर होती है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे सर कि पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है। 5000 चक्करों में तय की गई दूरी 11 किलोमीटर है और ऑप्शन सारे सेंटीमीटर में है, तो हमें सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, किलोमीटर से सेंटीमीटर बनाना है। आप सब जानते हैं कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं सर, 1000 मीटर होते हैं, जानते हैं यहाँ साहब। 1 मीटर में सर 100 सेंटीमीटर भी होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो हमें किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, किलोमीटर से सेंटीमीटर में जाना है। तो 5000 चक्कर में तय की गई दूरी दे रखी है, एक चक्कर में तय की गई दूरी निकालेंगे। इस पहिए के द्वारा एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, ये कैसे आएगी सर? कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे में कुल चक्रों की संख्या, कुल दूरी बटे कुल चक्रों की संख्या। टोटल चक्रों की संख्या 5000 है, तो टोटल दूरी 11 किलोमीटर है। उस 11 किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है, तो पहले 1000 का गुणा कर दिया तो मीटर बन गया, और 100 से फिर गुणा कर दिया तो ये सर सेंटीमीटर बन गया। ये टोटल दूरी हमने सेंटीमीटर में निकाली, तो 2 पाई आर जो आएगा, परिधि जो आएगी वो सेंटीमीटर में आ जाएगी हमारे पास डायरेक्ट। चक्रों की जो संख्या है वो 5000 है सर, 5000 का भाग दे दो इसको। कुल चक्कर 5000 लगाए 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में, तो ये एक चक्कर की दूरी आ जाएगी। इसका मतलब 2 पाई आर का मान आ जाएगा सर। ये काट लो, जीरो तो काटने आते हैं, मुझे भी काटने आते हैं जीरो। ये तीनों जीरो काट दिए, 5 से काट दो इसको, 20 बार कटेगा। 11 दूआ 22, 220 आ गया सर। 2 पाई आर बराबर 220 आ गया। पाई का मान रख दो, 2 गुणा 22 बटे 7 गुणा आर बराबर 220 आ गया। काट लो इसको भी, 22 से कट जाएगा सर ये 10 बार, 2 से कट जाएगा फिर ये 5 बार, और आर बराबर सर 5 गुणा 7 37 सेंटीमीटर आ जाएगा। 5 गुणा 7 35 सेंटीमीटर, 35। इस पहिए की जो त्रिज्या होगी सर वो 35 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन में ही नहीं है त्रिज्या, क्योंकि व्यास पूछा है, तो ऑप्शन में क्यों देगा त्रिज्या? इस पहिए का व्यास पूछा है और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 35 का दुगना होगा सर 70 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी मेरा सही है। ये इसकी रेडियस आई है, इसकी त्रिज्या आई है 35 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आ रही है। व्यास कितना होगा? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, 70 सेंटीमीटर होगा सर, 70 सेंटीमीटर होगा। बस यही मेरा आंसर है।
इसका व्यास होगा सर 70 सेंटीमीटर। तो यहाँ इकाई के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर कैसे बदलते हैं। आजकल आता है क्वेश्चन जो आपको यूनिट में फंसाएगा, जो आपको इन इकाइयों में फंसाएगा। तो ये इकाइयां इस तरह से आपको ध्यान रखनी है, किलोमीटर, सेंटीमीटर, हेक्टामीटर, डेकामीटर लिखा रखा है आपको। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 पर आ जाइए आप लोग। परसेंटेज का एक बहुत ही आसान बेसिक सा सवाल, जहां बहुत सारी जनता गलत करती है इस तरह के सवाल भी। 79 का आंसर बताइए आप लोग क्या रहेगा। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा। इस तरह के गलत सवाल इसलिए होते हैं कि हम प्रेशर में बैठे होते हैं, दिमाग के ऊपर वजन आ जाता है पड़ोसियों का, रिश्तेदारों का। वो जाते यही पूछते हैं पेपर कैसे हुआ, जैसे उन्हीं को ज्वाइनिंग करनी हो। और ये प्रेशर ना आए इसके लिए कूल रहा करो, बस कोई टेंशन नहीं है पड़ोसी की, रिश्तेदार की क्या सोचेगा, क्या सब कुछ सोचने दो, उनको सोचना है जो। आप अपना 100% दो, रिजल्ट ऊपर वाले के हाथ में है और सब सही होगा। रिजल्ट कहाँ जाएंगे आपके। 0.1 का कितना प्रतिशत 0.01 होगा सर। तो जिनके साथ में का या से जुड़ा होता है परसेंटेज उसी के आधार पर निकलता है। तो 0.01 ऊपर लिखा जाएगा। किसका देखना है, 0.1 का। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा करते हैं, प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा करते हैं। इन पॉइंटों से अगर परेशानी हो तो चाहो तो इनको हटा सकते हो। इस पॉइंट को हटाओगे तो बटे में 100 आएगा, इसको हटाओगे तो ऊपर 10 आएगा। यानी नीचे में तो एक ही पॉइंट के बाद एक ही अंक है, ऊपर जो पॉइंट के बाद है वो 2 अंक है। तो ऊपर जो है वो एक 0 आ रही है, नीचे 2 0 आ रही है। हटा रहा हूं, चलो इसको हटाया तो बटे में 2 0 आ गई, इसको हटाया तो ऊपर 1 0 आ गई। ये बन गया इन पॉइंट को हटाने से। इस 100 से ये 100 कट गया, ये तो 1/1 ही है। तो आंसर क्या आ गया, 10 आ गया सर। 10% आंसर आ गया, 10% आंसर आ गया। 0.1 का कितना प्रतिशत, बस इसको लिखना आना चाहिए। परसेंटेज में लिखना बहुत जरूरी है कि कब कौन सा नंबर ऊपर आएगा, नीचे कौन सा आएगा, किसके आधार पर परसेंटेज निकालोगे आप। 0.01 ऊपर लिखेंगे सर, किसका, 0.1 का। और प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा किया है, परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा हुआ है, प्रतिशत देखने के लिए 100 से गुणा हुआ है। ये पॉइंट है यहाँ पे 0.01 किसका, 0.1 का। परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा किया, पॉइंट हटा दिए और आंसर आ गया। चलिए 80 नंबर क्वेश्चन पर आ जाओ आप लोग। एवरेज में क्रिकेट का सवाल। क्रिकेट तो देख ही रहे हो आप लोग, चाहे पेपर कितने ही दिन बचे हो। आईपीएल तो कहीं छोड़ ही नहीं रहे, कई ड्रीम 11 लगाने के बाद पढ़ रहे हैं। क्या पता उसमें ही करोड़पति बन जाए, पेपर ही नहीं देना पड़े। 80 नंबर सवाल ये है, एक बल्लेबाज 16वें मैच में 81 रन बनाता है। 16वें मैच में 81 रन बनाता है, तो इस प्रकार इसका प्रति मैच उसका औसत जो है वो 3 से बढ़ जाता है। औसत बढ़ गया, इसका मतलब ज्यादा रन बनाए इसने। औसत जो है वो प्रति मैच 3 बढ़ गया, तो इसका मतलब 16 गुणा 3, पहले वाले औसत से उसने 48 रन अधिक बनाए हैं। तो पहले का औसत कितना था, 81 माइनस 48 था सर। एक लाइन का सवाल है, एक लाइन का। 81 माइनस 48, 48 कहां से लाए सर। सवाल कह रहा है कि औसत 3 से बढ़ गया, औसत जो है वो 3 रन से बढ़ गया। तो 16 गुणा 3, उसने पहले के औसत से 48 रन अधिक बनाए हुए हैं। 81 में से 48 घटा दो, 11 में से 8 गए तो 3, 7 में से 4 गए तो 3। ये 15 मैच का औसत था, पहले ये औसत था। और 16वें मैच के बाद औसत 36 हो जाएगा, 3 से बढ़ जाएगा। नया औसत 36 होगा सर। उसने क्या पूछा है, 16वें मैच के बाद 36 आएगा। ये 15 मैच का है। पूरा अगर बेसिक से फिर समझना चाहें तो इस तरह समझ लो आप लोग। क्रिकेट में एक बल्लेबाज होता है और एक गेंदबाज होता है। बल्लेबाज का जो औसत होता है ना सर, बताओ एक बार कैसे निकालते हैं बल्लेबाज का औसत। बल्लेबाज का औसत होता है उसके द्वारा बनाए गए कुल रन, बनाए गए कुल रन बटे में उसके द्वारा खेले गए कुल मैच। ये औसत निकालने का बेसिक फॉर्म है, रन बाय मैच।
तो इस बल्लेबाज ने टोटल 16 मैच खेले हैं, ये कुल 16 मैच खेल रहा है, 16 मैच। इस 16 के 2 भाग कर दो, 15 मैच और 16वां मैच। इन 15 मैच का औसत पता नहीं क्या था, मान लिया मैंने इन 15 मैच का औसत x था। इन 15 मैचों का औसत कितना मान लिया, x था, क्योंकि s पता नहीं ना औसत कितना था। तो रन कितने थे इन 15 मैचों में बनाए गए, रन कैसे निकालोगे, रन बराबर औसत गुणा मैच। तो इन 15 मैचों के रन थे सर 15x। 16 मैच के बाद क्या हो गया, 16 मैच का ही देख लो आप लोग, 16वां मैच मत देखो, 16 मैच का देख लो, इसको छोड़ो, ये 15 मैच और ये 16 मैच। 16 मैच का जो औसत आएगा सर वो बढ़ गया, पर्सन कह रहा है 3 से बढ़ गया, तो x प्लस 3 हो गया, x प्लस 3 हो गया। तो 16 मैचों में बनाए गए कुल रन कितने हो जाएंगे, कुल रन, तो 16 गुणा x 16x और 16 गुणा 3 48, 16x प्लस 48। ये 16 एक मैच तक बनाए गए टोटल रन है, और ये 15 मैचों तक बनाए गए कुल रन है। 16 मैच तक बनाए गए कुल रनों में से अगर मैं 15 मैचों के रन घटा दूं तो कौन से मैच के रन बचेंगे, आखिरी अंतिम 16वें मैच के रन आएंगे सर। इस बल्लेबाज ने टोटल 16 मैच खेले हैं, इन 16 मैच तक बनाए गए कुल रनों में से अगर 15 मैचों के रन माइनस कर दो तो कौन से मैच के रन आएंगे सर, अंतिम मैच के आएंगे, 16वें मैच के। और 16वें मैच में साफ साफ बता रखा है कि उसने 81 रन बनाए। तो ये दोनों माइनस कर दो, 16x प्लस 48 में से 15x घटा दो तो आखिरी मैच के 81 रन आ जाएंगे। तो 16x में 15x गया तो सर 1x आएगा, और 48 घटाओगे तो 81 माइनस 48, वही तो मैंने करा था सबसे पहले, ये 33 आ जाएगा सर, 33 आ जाएगा। ये आंसर नहीं आया, ये 15 मैच का औसत आया है। सवाल आपसे पूछ रहा है 16वें मैच के बाद नया औसत क्या होगा, तो 33 में 3 जोड़ेंगे सर, 36 मेरा आंसर होगा, 36 मेरा आंसर होगा। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई है। क्रिकेट का सवाल आता है पेपर में, मैंने एक लाइन में भी सिखाया है। 16वें मैच में 81 रन बनाने से औसत 3 बढ़ गया, इसका मतलब उसने पहले से ज्यादा रन बनाए, कितने, 48। एक लाइन में आंसर दे दो, 81 में से 48 घटाया 33 औसत था 15 मैच का, 16 मैच का 36 होगा सर। चलिए 81 नंबर पर आ जाओ, 81 नंबर सवाल, 81 नंबर सवाल 81। अगर आप लोग कुछ समझ पा रहे हो तो अपने इस परिवार के साथ आपका सहयोग और प्यार हमेशा बना रहे। एक नई शुरुआत के साथ हम लोग मिले हैं और इसका रिजल्ट मैं आपको दूंगा आपके पेपर में, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना कर सकते थे आपके लिए उतना 100% दिया है। अब आप लोगों पे है कि इन सेशन को आगे पहुंचाना चाहें तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, अगर आपको ठीक लगे तो, अगर आपका दिल गवाही देता है इस बात की, और अगर आपको नहीं करना हो तो बस आप पे डिपेंड, आप देखते रहिए, कोई बात नहीं। क्लास देखो आप लोग, अगर समझ में आती है तो देखिए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास रेशियो से जुड़ा हुआ क्वेश्चन, पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है। तो जो रेशियो के अंदर 2 टॉपिक आते हैं, साझेदारी भी आ सकता है क्वेश्चन, और एक एज का क्वेश्चन भी आ सकता है, आयु से भी आ सकता है। अब आप में से कुछ कहेंगे सर ये भी करा दो, मैं करवा दूंगा, वो भी चीज भी करवा दूंगा। क्या करवाना है, वक्त है आपके पास, जो करवाया जा रहा है उसका आनंद लो, उसको समझो और आंसर दो। आप लोग करवाने को सारे टॉपिक हो जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप आसान ही क्वेश्चन होता है। जिसको रेशियो आता है वो पार्टनरशिप का क्वेश्चन वैसे ही बना लेगा। देखिए पढ़ के क्या लिखा है। सुनील और सुनीता ने 4500 रुपए और 3000 रुपए लगाकर एक व्यापार को शुरू किया है। ये 2 पार्टनर है, सुनील और सुनीता, इन दोनों ने मिलकर कोई व्यापार को शुरू करा 4500 रुपए और 3000 लगाकर। वर्ष के अंत में इन्हें 35000 का लाभ हुआ हो, तो बताओ सुनीता का लाभ क्या होगा। सुनीता का लाभ पूछ रहा है, तो आसान सा पार्टनरशिप है ये। तो इस तरह की साझेदारी बहुत ही कम मिलती है, इन्होंने तो कोई बेईमानी करी नहीं, 2 लोग थे, दोनों ने मिलकर व्यापार को शुरू करा, बड़ी आसानी से पार्टनरशिप चली और वर्ष के अंत में लाभ हो गया और वो बांट लेंगे। तो ये पार्टनरशिप का आसान सवाल है, सुनील और सुनीता के द्वारा करी गई साझेदारी।
सक्सेस रहेगी ना, सुनील और सुनीता दो लोग हैं ये। सुनील के पास 4500 रुपए रखे हुए थे और इसने जो व्यापार में लगाए वो 3000 लगाए सुनीता ने। इन दोनों के टाइम को लेकर कोई बात नहीं बता रखी, इसका मतलब समय दोनों ने बराबर दिया इस व्यापार को चलाने के लिए। अगर समय अलग अलग होता तो टाइम भी लिख लेते हैं हम लोग। लाभ का जो बंटवारा होता है, लाभ को जो विभाजित किया जाता है, जब डिवाइड करते हैं हम लोग, वो लगाई गई राशि और समय के अनुपात में होता है। इनका जो रेशियो बनेगा ना, उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांट देते हैं और कुछ नहीं होता है साझेदारी। जो जिस रेशियो में ये पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, धन लगा रहे हैं, उसी रेशियो में तो पैसा कमाएंगे। लाभ भी होगा तो इस रेशियो में मिलेगा, हानि भी होगी तो इस रेशियो में बांट दे। हानि खैर पार्टनरशिप के अंदर बहुत ही कम बताता है, हानि होती ही नहीं है, बोले व्यापार ही बंद कर देते हैं जब हानि होने की आएगी तो देखो 2 जीरो कट जाएंगे, 15 दुआ 30 और 15 तिया 45। हानि इस तरह के सवालों में बताता ही नहीं, अगर बता दे तो लोग पार्टनरशिप करना ही छोड़ देंगे। बाकी ज्यादातर पार्टनरशिप में होता यही है कि लोग पार्टनरशिप कर तो लेते हैं लेकिन नुकसान खाते हैं। यहाँ प्रॉफिट जो इन्होंने राशि निवेश करी है वो 3:2 के अनुपात में पैसा लगाया है। सुनील ने ज्यादा पैसा निवेश करा है तो लाभ जब होगा तो थोड़ा ज्यादा ही पैसा लेगा ना। वर्ष के अंत में 35,000 का टोटल लाभ हुआ है, 35,000 का प्रॉफिट इन लोगों ने कमाया है। $35,000 का लाभ इन लोगों ने कमाया है। तो इस लाभ में सुनीता का हिस्सा पूछ रहा है, तो 35,000 आपको ये देखना है कि किसका लाभ है। सर ये टोटल लाभ है, कुल लाभ है 35,000, तो कुल लाभ है तो दोनों को बांटना होगा। अगर ये एक का होता दूसरे का निकाल देते, हो सकता है ये अंतर आ जाए, हो सकता है सुनील का लाभ दे रखा हो सुनीता का पूछ ले, हो सकता है सुनीता का दे रखा हो सुनील का पूछ ले, हो सकता है अंतर दे रखा हो। बस सवाल पढ़ना आना चाहिए, पार्टनरशिप का सवाल गलत नहीं होगा अगर पढ़ना आ रहा है तो। सुनीता का लाभ पूछा है कितना होगा, सुनीता का लाभ, सुनीता का लाभ कितना होगा, तो 35,000 रुपए टोटल है। टोटल के नीचे टोटल आएगा 3 + 2 5, गुणा उससे करा दो इसका आंसर निकालना चाहते हो, गुणा उससे कर दो इसका आंसर निकालना चाहते हो। सुनील का निकालना है सुनीता का निकालना है, सर सुनीता का निकालना है तो 2 से गुणा कर दो। सुनीता का लाभ पूछा है ना आपसे, तो गुणा उससे कराना है जिसका आंसर निकालना हो। 2 सर 5 क्यों आया, क्योंकि 35,000 जो दिया रखा है वो टोटल लाभ है, तो टोटल के नीचे टोटल आएगा। 5 से काट दो इसको, 7 बार कट जाएगा, 5 7 35, 7,000 का दुगना कितना होगा, 14,000 रुपये होगा सर, 14,000 रुपये होगा, यही मेरा आंसर है। 14,000, 14,000 रुपये, ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 14,000 रुपये होगा सर। चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। 82 नंबर सवाल, 82 नंबर क्वेश्चन करिएगा। पढ़े आप लोग क्या लिखा हुआ है, 82 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु को 200% लाभ पर बेच दिया जाता है तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। कोई वस्तु है जिसे बेचा गया है 200% लाभ पर, तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछा है, सीपी और एसपी का रेशियो क्या होगा। कोई वस्तु है जिसे बेचा गया है 200% लाभ पर, सर लाभ कमाना है 200%, प्रॉफिट हो रहा है 200%, 200%। इस 200% को चाहे तो सरल कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रय मूल्य 100 मान के कर सकते हैं। आप कहेंगे कि कोई वस्तु 100 रुपए में खरीदी है तो 100 रुपए का सर 200% 200 ही होता है, 200 का लाभ कमाओगे तो 300 में बेचोगे। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 1:2 नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। दिखता है सस्ता सवाल है, ये गलती होने की भी उतनी ज्यादा संभावनाएं होती हैं। जो जितना आसान सवाल दिखेगा उस सवाल को वो लोग गलती करते हैं जो बहुत अच्छे से तैयारी करके जा रहे हैं। ये सवाल हर उस बच्चे से सही होगा जो केवल फॉर्म भरा और पेपर देने गया है, लेकिन वो अधिकतम बच्चे गलत कर देंगे जो तैयारी करने के बाद पेपर में देने जा रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग पर ही टेंशन है और सबसे जरूरी है कि उस टेंशन को खत्म कर देना, जड़ से मिटा दो उसको। इसीलिए मॉक पेपर चल रहा है आप लोगों का। तो टेंशन तो हटा ही दो, तभी आप पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बाकी तो ये गलत होता है। मैंने कहा ना, जो केवल फॉर्म भर के और मुंह धो के पेपर देने जा रहा, केवल मुंह धोया नहाया भी नहीं होगा, उसका सही होगा।
1:3, 1:3। सर 200% का मतलब अगर सरल करना चाहें तो सरल भी कर सकते हैं, 200/100, % को हटाते हैं तो 100 का भाग देते। इसका मतलब अगर आपने कोई वस्तु 1 रुपए में खरीदी है, क्रय मूल्य अगर 1 रुपए है, तो 1 रुपए का 200% 2 रुपया होता है, लाभ 2 रुपए का कमाएंगे आप। 1 में खरीदा है और 2 रुपए का लाभ, तो बेचेंगे 3 रुपए में सर, विक्रय मूल्य 3 रुपए आएगा। तो यही आपसे पूछा है कि क्रय और विक्रय का अनुपात क्या होगा, तो क्रय और विक्रय का रेशियो होगा सर 1:3, 1:3, यही आपसे पूछ रहा है। आप चाहें तो क्रय मूल्य को 100 मान के भी देख सकते हैं। मान लिया सर इस वस्तु का खरीदा गया मूल्य 100 रुपए है, 100 रुपए का 200% लाभ, 100 रुपए का 200%, 200 ही होता है सर, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 100 + 200, 300 रुपए होगा सर, विक्रय मूल्य 300 रुपए होगा सर, यही आपका आंसर है। तो 100 और 300 का रेशियो क्या बनेगा, क्रय और विक्रय का 1:3 बनेगा सर, क्रय और विक्रय का 1:3, 1:3, यही मेरा आंसर है सर। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 83 नंबर सवाल देखिएगा आप लोग। 83 नंबर क्वेश्चन ये है, चक्रवर्ती ब्याज से एक अच्छा सवाल आपके सामने लिख रहा है, सीआई का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके साथ में है, पढ़िए आप लोग। 16,000 की राशि पर 20% की दर से, 16,000 की राशि पर 20% की दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। 9 महीने का ब्याज पूछ रहा है। यदि ब्याज की दर त्रैमासिक देय हो, कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वो क्वार्टरली लागू करना है, त्रैमासिक यानी 3-3 महीने से ब्याज चाहता है ये। तो कल का जो मॉक पेपर था वहां भी मैंने ये बात समझाई थी, अर्धवार्षिक होगा तो क्या चेंज करोगे, त्रैमासिक में क्या चेंज करोगे। अगर वो मॉक पेपर से वो बात समझी है आप लोगों ने तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना लोगे। तो इसलिए केवल एक क्वेश्चन को करना नहीं होता, मॉक पेपर का मोटिव ये नहीं है कि मैं कुछ सेकंडों में इसका आंसर दूं और आगे बढ़ जाऊं। क्या करना है इस 1 वीक सीरीज का, इस तरह की सीरीज नहीं चल रही है भाई। तो आप में से जिनको भी आता है पहले से बहुत अच्छा मैथ्स, वो थोड़ी देर बाद जुड़ करके भी आप 2x की स्पीड पर भी सेशन को देख सकते हो, और वो भी कम लगे तो आप लोग रील से भी मैथ सीख सकते हो। बाकी इस प्लेटफॉर्म के साथ मैक्सिमम क्राउड हमारे साथ पढ़ने वाला बच्चा, बहुत सीरियस बच्चा जुड़ा हुआ है, और ऐसा ही चाहिए था, चाहे कम हो संख्या में, भले ही हम लोग कम हैं, लेकिन है जो जुड़े हुए जो बच्चे हैं वो सब सीरियस है एग्जाम को लेकर, और ऐसा ही चाहिए था। तो माँ सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि हाँ हमारे साथ वही क्राउड है जो इस एग्जाम को लेकर सीरियस है, और वही चाहिए, बाकी की चैटिंग के लिए नहीं है अपना ये प्लेटफॉर्म। चैट हो हाँ ठीक है, आपसे रिव्यू जरूर मांगा जाता है और आपके रिव्यू का जवाब भी दिया जाता है, और चैट करना है आपको, आंसर देने हैं, केवल पढ़ाई की बातें वहां पर होनी चाहिए, केवल पढ़ाई से रिलेटेड बातें होनी चाहिए। 16,000 की धनराशि पर 20% की दर से 9 महीने का चक्रवर्ती ब्याज, प्रिंसिपल 16,000 रुपए दे रखा है सर, मूलधन 16,000 रुपए है, प्रिंसिपल 16,000 रुपए दिया हुआ है सर, 16,000 रुपए की राशि का 20% की दर से, रेट ऑफ इंटरेस्ट सर, ब्याज की दर 20% दे रखी है, आर का मान सर 20% दिया हुआ है, और टाइम सर 9 महीने दे रखा है, 9 मंथ्स दे रखे। लेकिन सर ब्याज त्रैमासिक लागू करना है, चक्रवर्ती ब्याज को त्रैमासिक यानी क्वार्टरली, 3 तिमाही, 3 महीने को अगर वर्ष बनाएंगे ना सर तो 3/12 लिखेंगे, 1/4। इसका मतलब होता है कि दर में 4 का भाग दे दो, समय को 4 से गुणा कर दो। दर के साथ ये सेम काम करना है, 1/4 का मतलब हुआ दर में 4 का भाग देंगे आप, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ब्याज की दर है उसको 4 से भाग दे दो, 20/4 लिख दो इसको, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बनेगी सर, ब्याज की दर 5% आएगी। समय जो है उसको 4 से गुणा कर दो, 9 × 4, ये 36 महीने होगा सर, ये 36 महीने होंगे,
और 36 महीने का मतलब सर पूरे 3 वर्ष होते हैं। 36 महीने का मतलब पूरे 3 साल हो जाएंगे सर ये। तो ये चेंज करना है दर और समय के साथ, ये चेंज करना है दर और समय के साथ। तो ब्याज की दर है 5%, समय है आपके पास 3 साल, और प्रिंसिपल आपको दे रखा है 16,000 रुपए। इसके आगे तो कर ही लोगे, यही समझने का है त्रैमासिक में क्या चेंज करना होता है, अर्धवार्षिक में क्या चेंज करेंगे, द्विमासिक कोई भी हो सकती है ब्याज की शर्त। जिस तरह से कंपटीशन बढ़ रहा है तो ब्याज की शर्तें बदल सकता है, वो क्या बदलेगा, वो ब्याज तो लेना ही है ना, घुमा फिरा के कैसे भी ब्याज ले लो, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, द्विमासिक, 9 मासिक, 4 मासिक, ब्याज मिलेगा। ब्याज वही कमा पाएंगे जिनको ये समझ है कि क्या चेंज किया जाता है दर और समय के साथ। रटने से नहीं आएंगी चीजें, रट केवल 2-3 बातें जा सकती हैं, अर्धवार्षिक को रट लो, त्रैमासिक को रट लो। मैंने कहा ब्याज की शर्त तो कैसी भी हो सकती है। तो सर त्रैमासिक है तो त्रैमासिक 3 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग दिया, 3/12 का मतलब 1/4। तो ये सेम काम करना होता है दर के साथ, 4 का भाग, इसको 4 से गुणा। अब आप लोग चक्रवृद्धि ब्याज किसी भी तरीके से निकाल सकते हो, और कल का जो सेशन रहेगा आप लोगों के लिए उसके अंदर परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, तीनों टॉपिक आपको एक सेशन के साथ पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक और पीवाईक्यू के साथ कंप्लीट होगा उसमें। तो 16,000 रुपए कोड वाला मेथड मैं यूज करूंगा यहाँ पे, कोड मेथड। 3 साल का कोड बताइए आप लोग, बोलो क्या होता है 3 साल का कोड? होता है सर 3-3-1। 16,000 का सर 5% निकालिए, सबसे पहला काम। 16,000 का 5% 800 रुपए होगा सर। इस 800 रुपए का फिर से 5% निकालिए आप, ये 40 रुपए आएगा सर। 40 का फिर से 5% निकालिए, 3 बार करना है क्योंकि टाइम हमारा 3 वर्ष है। ये 2 रुपए आएगा सर, 2 रुपए आएगा। 3 साल का कोड बताइए आप लोग, 3-3-1। पहला आंसर उसी से गुणा होता है जिस टाइम की बात कर रहे हो सर, ये 3 से गुणा होगा। दूसरा आंसर भी 3 से गुणा होगा, और लास्ट का आंसर 1 से गुणा होगा सर। तो 800 गुणा 3 2400, इन सबको जोड़ना है। 40 गुणा 3 120, और 2 गुणा 1 2। सबको जोड़ोगे तो 2522 रुपए चक्रवर्ती ब्याज आ जाएगा, 2522 रुपए सीआई होगा। और इसी सवाल में अगर ऐसा ही पूछा होता सिंपल इंटरेस्ट, तो सबसे पहले जो आंसर आएगा वो साधारण ब्याज का होता है 2400 रुपए। और इसी सवाल में अगर अंतर पूछा होता है एसआई और सीआई का, तो इस पहले को छोड़ के जो आएगा वो अंतर होगा। 122 रुपए का अंतर आता अगर इसमें सिंपल इंटरेस्ट भी लिखा होता तो, लेकिन इस सवाल में केवल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो एक मेथड तो आपके पास कोड मेथड, दूसरा है हमारे पास रेशियो मेथड। सर रेशियो मेथड कैसे लगाएं? 5% को सरल कर लो आप लोग। सर 5% का मतलब होता है 5/100, 5/100 यानी 1/20। तो अगर 20 रुपए की राशि को आपने निवेश करा है तो 1 साल बाद वो 21 रुपए हो जाएगी। ये मिश्रधन आ गया, ये मूलधन और ये मिश्रधन आ गया सर। पेन चेंज कर देता हूं मैं ताकि अलग ध्यान रहे कि ये प्रिंसिपल है और ये अमाउंट मिश्रधन है। ए का मतलब मिश्रधन है। अगर टाइम आपका 3 वर्ष है, 3 कहां से आया था सर टाइम? ये 36 महीने का मतलब 3 साल होते हैं क्या? एक वर्ष में पूरे 12 महीने होते हैं। तो इसका क्यूब कर दो आप लोग। अगर टाइम हमारे पास 3 वर्ष है तो क्यूब कर दो। बताओ 20 का क्यूब कितना होता है? 8000 होता है सर। और 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है सर। क्यूब याद होने चाहिए तब भी तो आएंगे। 8000 रुपए की राशि अगर आपने निवेश करी है तो वो 3 साल बाद 9261 रुपए हो जाएगी। ब्याज कितना कमाया? 1261 रुपए चक्रवर्ती ब्याज आया सर। सीआई जो आया है ना वो 1261 रुपए आया है। वो 1261 कौन सी राशि पर आया है? 8000 की राशि पर, जबकि प्रिंसिपल 16000 था। प्रिंसिपल सर 16000 था, दुगना था सर इसका। तो इस ब्याज को भी दुगना कर दो। 1261 का डबल करोगे, 1200 का दुगना सर 2400, 61 का दुगना 122, तो 2522 मेरा आंसर यहां से भी आ सकता है। ये भी बहुत ही प्यारा तरीका है सीआई देखने का, रेशियो मेथड। चक्रवर्ती ब्याज सीआई 16,000 रुपए सर प्रिंसिपल दिया है, और हमारा प्रिंसिपल तो 8,000 ही है सर। और गुणा उससे कराओ जिसका आंसर निकालना चाहते हो सर। सीआई देखना चाहते हैं, 1261 से गुणा कर दो।
ये इसका दुगना है, 8 का दुगना 16 होता है, तो 1261 का दुगना कितना हुआ? 25 22, 25 22। यही मेरा आंसर, यही मेरा आंसर है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग 84 नंबर क्वेश्चन, 84 नंबर सवाल। चलिएगा 84 नंबर पर आ जाइए। 84 नंबर सवाल प्रॉफिट लॉस में डिस्काउंट बेस्ड क्वेश्चन है। करिए आप लोग, बताइए क्या आंसर आएगा। करना है आप लोगों को, एक बार कोशिश करेंगे, क्या आंसर दे पाओगे आप लोग। एक दुकानदार जो है वो कैमरे के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देता है, छूट देता है 10%। यदि कैमरे का क्रय मूल्य 600 रुपए हो, 20% लाभ कमाने के लिए कैमरे का अंकित मूल्य क्या होना चाहिए? क्रय मूल्य दे रखा है और अंकित मूल्य आपसे पूछ रहा है क्या होना चाहिए। तो जो भी मॉक पेपर चल रहा है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि मॉक पेपर में पहले क्वेश्चन इस कंसेप्ट के ऊपर आ चुका है, जहां पे आपको क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना सिखाया है। डायरेक्ट अगर दो की बात हो रही हो तो सीधा सीधा आंसर पर जाना सिखाया है, बेसिक भी सिखाया है। तो मॉक पेपर का फायदा यही लेना है आपको कि जैसे ही आपको कुछ नया सीखने को मिले वो आपके पास अलग से होना चाहिए वो क्वेश्चन, और उसका प्रैक्टिस, उसकी रिवीजन फिर से वापस करिए आप लोग, ताकि वो दिमाग में हमेशा के लिए छप जाए। तो एक बेसिक तरीका तो बिल्कुल बेसिक तो ये है, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य, तीन ही तरह के मूल्य होते हैं, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। और यही पूछा है आपसे कैमरे का अंकित मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य 600 रुपए दे रखा है, 600 रुपए में कोई कैमरा खरीदा है और लाभ कमाना चाहता है 20%। 20% लाभ कमाओगे तो 600 का 10% 60 रुपए होता है, 20% 120 रुपए होता है। तो 120 जोड़ेंगे या घटाएंगे? अगर लाभ कमाना हो तो जोड़ेंगे सर, ज्यादा पैसे में बेचेंगे। 720 रुपए में बेच दो आप, 600 में खरीदा है तो 720 रुपए में सर कैमरा बेचेंगे। लेकिन ये कैमरा बेचा गया है कितना? डिस्काउंट पर, 10% के डिस्काउंट पर बेचा है सर। यहाँ जो छूट मिल रही है, जो डिस्काउंट दिया गया है वो 10% है सर। तो आप बताइए डिस्काउंट कौन से प्राइस पर मिलता है? छूट हमेशा सर अंकित मूल्य पर मिलता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, और डिस्काउंट हटा देने के बाद शेष बचा हुआ मूल्य उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है सर। तो ये जो 600 रुपए आया है, सॉरी 720 जो आया है, डिस्काउंट के बाद वाला मूल्य है सर। आप जब भी दुकानदार के पास जाते हो, वो उस वस्तु के लिखे हुए मूल्य पर डिस्काउंट देता है, छूट देने के बाद जो मूल्य आएगा उसको आपको बेचेगा ना, वो चुकाना पड़ता है आपको। तो 720 रुपए जो आया है ये 10% की डिस्काउंट के बाद है, इसका मतलब 90% के बराबर है। और अंकित मूल्य देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, जीरो काट दिया, 9 8 72। सर इस कैमरे के ऊपर 800 रुपए लिखना होगा। जैसे ही कोई दुकानदार के पास में आएगा तो ये दिखाएगा, देखो भाई साहब ये कैमरा है, ये कैमरा रहा, ये कैमरे के ऊपर देखो 800 रुपए लिखा हुआ है, 800 रुपए लिखा हुआ है, और मैं आपको ये कैमरा 10% की डिस्काउंट पर बेचूंगा। 800 का 10% बताएगा, गुणा गुणा करके बोले 80 रुपए कम हो जाएंगे, तो 720 में ही तो बेचेगा ना, तो यही तो विक्रय मूल्य आएगा 720। अब इधर से तो ये निकालना सारी जनता को आता है, लेकिन इधर से भी निकालना आना चाहिए। 720 के बटे में 90 क्यों आया, इस बात का भी दिमाग होना चाहिए कि सर 720 में जो बेचा है ना वो 10% छूट के बाद बेचा है, तो 90% पैसा चुकाया है उसने, तो ये 90 के बराबर है, गुणा कर दिया 100 से। ये इसका बिल्कुल बेसिक तरीका है। इसके बाद मैंने आपको पहला जो मॉक पेपर लगा है, देखो जब मुझे पता है कि मैं कौन कौन से मॉक पेपर में किस किस टाइप के सवाल करवा चुका हूं, ताकि वो रिपीट करूं तो बाद में रिपीट करूं, अभी नहीं, सेम टाइप रिपीट नहीं करवाऊं। 4 मॉक पेपर हो चुके हैं, तो चारों के चारों मॉक पेपर जब एक बार कराने से सारे क्वेश्चन दिमाग में छप सकते हैं, तो आप ऐसा आप भी कर सकते हैं, हर इंसान कर सकता है, दिमाग में कोई कमी नहीं है। और हम दिमाग का यूज, जब आइंस्टीन जैसों ने 1% करा है, हम तो कितना ही % यूज कर रहे होंगे।
पूरा का पूरा 99% दिमाग तो वैसे ही, 1% भी खैर यूज नहीं हो रहा हमारा, तो 99% दिमाग तो काम ही नहीं आ रहा है। अब सोचो आपके दिमाग में कितनी पावर है। कोई भी इंसान किसी को भी हिला और कुछ भी कर सकता है, कोई भी एग्जाम पास कर सकता है। एग्जाम है ही क्या। जब आइंस्टीन जैसे साइंटिस्ट ने अपने दिमाग का जब रिसर्च हुई उसके दिमाग पर, तो बताया गया कि 1% यूज करा है। हम तो कौन सी रिसर्च कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब मिल जाए कैसे भी करके, प्रयास कर रहे हैं ईमानदारी के साथ। और प्रयास करोगे तो रिजल्ट की टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं है। बस आप अपना 100% दे दो इस एग्जाम। जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा है, आप इसके लिए त्याग और बलिदान जो करने पड़ रहे हैं करो। बस नींद का ध्यान रखना विशेष रूप से आप लोग, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर दिमाग का संतुलन बिगड़ गया ना, वही सब कुछ नींद से ही बनता है। वो सही रहना चाहिए। नींद प्रॉपर लेनी चाहिए आपको। नींद 6 घंटे तो कम से कम सो। मैं तो कह रहा हूं 8 घंटे तक नींद लो आप लोग। कुछ नहीं उखाड़ दोगे 2 घंटे में, कुछ नहीं होता है। कहने की बातें होती है 4 घंटे सो जाओगे, ये कर जाओगे, ये सब हवाबाजी है। मैं 3 ही घंटे सोता था, पटवारी बन गया 1 महीने में। अरे सब हवाबाजी है, ये सिलेक्शन के बाद के लिए तरीके हैं। ये प्रॉपर नींद आएगी तभी आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का डायरेक्ट रेशियो निकालना सिखाया था। बताइए आप लोग क्या अनुपात होता है, कैसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, बताओ। अगर आप लोगों ने मॉक पेपर लगा लिए तो लगा के आगे मत बढ़ो, ऐसे अपना बढ़ते जा रहे हैं, पीछे का रिवाइज ही नहीं कर रहे। जिस मॉक पेपर से जो क्वेश्चन आपके पास से नहीं हुआ उसका अलग से आपके पास लिखा होना चाहिए, उसका रिवीजन होना चाहिए आपके द्वारा। क्रय मूल्य होता है सर 100 माइनस छूट का प्रतिशत बटे में 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। ये डायरेक्ट रेशियो निकालना मैंने सिखाया है आपको। 100 प्लस लाभ का प्रतिशत। और ये जो प्रॉफिट लॉस है, ये आपको यानी मंगलवार के दिन एक जो पार्ट नंबर 2 आना है, उसके अंदर कंप्लीट बेसिक PYQ सब होगा उसका। अगर नहीं देखा है तो, और देखा है तो आप लोगों के दिमाग में होना चाहिए। तो सर डिस्काउंट कितना मिल रहा है 10, तो 100 में से 10 गया तो 90। लाभ कितना कमा रहा है सर 20%, तो 100 प्लस 20 120। इन दोनों का अनुपात क्या बना 3:4। 3:4। इस 3 इकाई का मान 600 है तो 4 इकाई का मान 800 होगा सर। सीधा सीधा सवाल, एक लाइन के अंदर आंसर आ रहा है। इस 3 इकाई का मान सर 600 रुपए दे रखा है। क्रय मूल्य तो दे रखा है ना 600 रुपए आपको। सर 3 इकाई का मान 600 हो तो 1 इकाई का मान 200 होगा। 4 गुणा 200 कितना होता है सर 800 रुपए होता है। तो इस कैमरे का अंकित मूल्य 800 रुपए होगा। ऐसे भी देख सकते थे आंसर आप। ये 600 कहां से लाए थे, दे रखा है कैमरे का खरीदा गया मूल्य 600 रुपए है, क्रय मूल्य 600 रुपए। तो 600 जो है वो 3 के बराबर है और 4 इकाई से गुणा कर दिया है, तो 200 गुणा 4 800 रुपए इस कैमरे का अंकित मूल्य होगा। चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं आगे। 85 नंबर क्वेश्चन, बहुत बेसिक सवाल रेशियो का, इस धरती का सबसे आसान सवाल। 85 नंबर। 2A बराबर 3B बराबर 4C। ABC का अनुपात पूछ रहे क्या होगा, ABC का रेशियो पूछा है क्या होगा। बहुत ही आसान सवाल। जब भी 3 संख्याएं बराबर में लिखी हो, 2A बराबर 3B बराबर 4C, अगर आपको ABC का रेशियो देखना है, जब भी संख्याएं बराबर में लिखी हो, A निकालना है तो A को छुपाओ, 3 गुणा 4 12। B निकालना है तो B को छुपाओ, 2 गुणा 4 8। C निकालना है तो C को छुपाओ, 2 गुणा 3 6। ये कंसेप्ट बहुत जगह काम आता है, बहुत जगह काम आता है। ये अनुपात होगा सर ABC का। कुछ कट रहा है तो काट दो सर, ये सब 2 से कट रहे हैं। 2 6 12, 2 4 8 और 2 3 6। 6 4 3 मेरा आंसर होगा सर। ये एक तरीका है करने का, तरीके ऐसे बहुत सारे हैं। आधी जनता का तो आंसर ये आएगा इसमें 2:3:4। ये उसका आएगा जिसने केवल फॉर्म भरा है और ज्वाइनिंग मांग रहा हो, फॉर्म भरते ही आलोक राज के पास चला गया हो या सीधा ही धनेश बोर्ड पहुंच गया हो, मेरी ज्वाइनिंग का है। ये उनका आंसर है, डायरेक्ट ज्वाइनिंग। आंसर आएगा 6:4:3।
6 4 3, ये एक तरीका करने का। इस सवाल का मतलब तो पता होना चाहिए। कह रहा है कि ए का दुगना करने पर, बी का 3 गुना करने पर और सी का 4 गुना करने पर परिणाम हमेशा बराबर आएंगे। इस ऑप्शन से भी कर सकते हैं सवाल को, लेकिन ऑप्शन भी तो वही उठा सकते हैं जिसको सवाल समझ में आ रहा हो, उन्हें कहना क्या चाहता है। ये ऑप्शन सही क्यों है? ये ऑप्शन वही चेक कर सकता है जिसको सवाल का मतलब समझ में आ रहा हो। और जिस इंसान को सवाल पढ़ना आ जाए ना, अगर सवाल केवल आपको पढ़ना आ जाए तो मैं गारंटी देता हूं कि 50% गणित तो आप वहीं सीख जाते हैं। 50% गणित का भाग है गणित में से पहले जो लिखा हुआ हिंदी और अंग्रेजी आपको पढ़नी आती हो। ये सवाल ये कहना चाहता है कि ए का दुगना, ए कितना आया 6, 6 का दुगना क्या होता है 12, बी कितना है 4, 4 का 3 गुना भी कितना होता है 12, सी कितना है, सी 3 है सर, 3 का 4 गुना ये भी 12। क्या ये तीनों बराबर आए या नहीं आए? आ रहे हैं। इसका मतलब कौन गलत कर सकता है सवाल को? इतना छोटा सा सवाल है ये कि ऑप्शन से भी हो सकता है, लेकिन उनसे ही हो सकता है ना जिनको सवाल का मतलब समझ में आ रहा हो। एक और तरीका जो रेशियो में शुरुआत जहां से करते हैं हम लोग, पहला टाइप है ये रेशियो का, बेसिक पहला टाइप है। आज ही आप लोगों को पूरा एक रेशियो का पूरी क्लास वन शॉट के साथ में मिली है। आज रेशियो के अंदर जितने भी टाइप हैं, जितने भी कंसेप्ट हैं, बेसिक के साथ पीवाईक्यू के साथ सब कुछ रख दिया है आप लोगों के लिए। बस आप इस मेहनत को देखिए और चीजें समझ में आती हैं तो 2 मिनट का टाइम मेरे लिए और खर्च कर दीजिए अपना, इतना तो सहयोग बनता है आप लोगों का। बाकी देखो सरस्वती माँ का आशीर्वाद है, कर सहयोग रहा आप सबका और प्यार रहा आप सबका और आशीर्वाद रहा माँ सरस्वती का, तो हम लोग एक दिन कर लेंगे कुछ अच्छा, कर लेंगे। परिणाम में आएगी, देरी हो सकती है लेकिन अंधेर नहीं होगा, क्योंकि परिणाम के कभी भी ऐसा नहीं करा गया कि कहीं भी आपके मेहनत को लेकर कोई मैंने कॉम्प्रोमाइज कराओ कि आपको ये नहीं दिया हो। फ्री में भी आपको वो कंटेंट दिया है जो आप लोग सही से पढ़ पाओ तो ही समझ पाओगे ना। वैसे बोलने से तो क्या ही फर्क पड़ता है मैंने क्या दिया और क्या, सब अच्छा देते हैं भाई, हर टीचर अच्छा पढ़ाता है, किसी की बुराई करनी ही नहीं चाहिए। क्यों करनी है बुराई? सब अपना 100% देते हैं, आप लोगों को भी देना चाहिए। ये लिखा था 2a बराबर 3b बराबर 4c, बुराई करने से कौन महान बना है? ये लिखा हुआ है, यही लिखा है 2a बराबर 3b बराबर 4c। पहले इन दोनों को ले लीजिए आप लोग, यहां से ab का अनुपात लिख सकते हैं सर हम। बताओ क्या रेशियो बनेगा ab का? 3 तो आगे रखा है, 2 नीचे चला जाएगा। a व b का अनुपात आया सर 3:2, 3:2। अब आप इन दोनों को ले लो, चाहे आप यहां से b और c का रेशियो लिख सकते हो, b/c। सर ये आएगा 4/3, 4:3। ये 2 अनुपात आ गए, जहां पर b कॉमन है तो b का मान दोनों जगह बराबर होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सर b का मान इसमें तो 2 है और वहां पर 4 है, तो बराबर करने के लिए इस वाले को दुगना कर देंगे सर, या फिर खालिस्तान भरने वाला तरीका लगा दो, या फिर इसको डायरेक्ट दुगना कर दो। दुगना करते ये 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, वो भी 4 ही है, तो 6 4 3 मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। खालिस्तान भरना है, अरे भाई जिस तरीके से पढ़े हो ना वो सारे तरीके में इस धरती पर जो बनते हैं वो सब आते हैं। ऊपर जाके तो पता नहीं कौन सा तरीका बदलेगा, लेकिन इस धरती के सारे तरीके मैं सिखा सकता हूं। ABC 3:2 AB का अनुपात है सर, B व C में अनुपात है 4:3। खाली जगह पे वो नंबर भरना होता है जो उसके सामने लिखा हो। यहाँ 2 भर दो सर और यहाँ पर 4 भर दो। अब गुणा कर दो, 12 8 और 6, 3 गुणा 4 12, 2 गुणा 4 8, 2 गुणा 3 6। 2 से कट जाएगा सर 6 बार, 4 बार और 3 बार। आंसर तो यही आना है, आंसर तो यही आना है। तो तरीके बदल देने से आंसर नहीं बदलता है, इसलिए तरीके बहुत सारे हैं सोल्व करने के, क्योंकि तरीके दिखता तो कोई नहीं है ना आपने किस तरीके से आंसर दिया। क्योंकि ओमार सीट में तो गोला भरना है ना भाई। ऑप्शन सी मेरा सही आंसर है सर, गोला भी पूरा नहीं भरा है। चलिए 85 के बाद 86 नंबर। मस्त रहिए, कूल रहिए, टेंशन कम से कम दिमाग के ऊपर रखो। मस्त रह के जो काम हो सकता है ना वो किसी टेंशन से तो हो ही नहीं सकता। 86 नंबर। वैसे बस में नहीं है हमारे टेंशन को दूर करना, लेकिन कोशिश कर सकते हैं। स्वाभाविक है टेंशन होना, स्वाभाविक है, होती है,
पूरे उसी ज्यादा होती है जिसने मेहनत करी हो। जिसने मेहनत ही नहीं करी उसको काहे की टेंशन? कोई टेंशन नहीं, बोले दे देंगे पेपर, क्या हो गया पेपर आ गया तो, रोज ही आते हैं पेपर, उसे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिसने ईमानदारी से प्रयास कर लिया हो, बोले यार और नहीं तो पटवारी बन जाए। और पटवारी कम मत समझना आप लोग, एक गांव का जो पटवारी होता है वो आरएस अधिकारी से भी बड़ा है। गांव के लिए तो बहुत बड़ी पोस्ट है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, सारी सुख सुविधाएं हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, एक कक्षा के 3 सेक्शन के विद्यार्थियों का अनुपात 4:5:6 है। एक कक्षा के 3 सेक्शन के विद्यार्थी, 3 सेक्शन है एक क्लास के अंदर, छात्रों की संख्या का अनुपात 4, 5, 6 है। यदि प्रत्येक कक्षा में 40 छात्र बढ़ा दिए जाएं तो तीनों सेक्शन के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 6:7:8 हो जाता है। तो बताओ पहले तीनों सेक्शन के विद्यार्थियों की कुल संख्या कितना थी? बढ़ाने से पहले कुल संख्या कितना थी ये पूछ रहा है। एक क्लास के 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। इन तीनों में छात्रों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। इन पर तीनों सेक्शन में 40 छात्र बढ़ने के बाद ये 4:7:8 बन जाता है। अनुपात में वो आंसर हैं जो लास्ट में बचे हैं काटने के बाद। प्रत्येक सेक्शन में 40 छात्र बढ़ाए हैं, बराबर संख्या में छात्र बढ़ाए गए हैं। अगर प्रत्येक सेक्शन में बराबर बढ़ाया है तो आप एक बार देखिएगा अनुपात में बराबर वृद्धि हो रही है क्या। इस सेक्शन में पहले 4 थे तो अब 6 हो गए, 2 बढ़ गए, इसमें 5 से 7 हो गए, 2 बढ़ रहे हैं, इसमें 6 से 8, तो प्रत्येक सेक्शन में बराबर वृद्धि हो रही है सर अनुपात में भी। तो इसका मतलब ये सबसे आसान सवाल है। वृद्धि कितना हो रही है सर? 2 इकाई की, और होनी कितना चाहिए? 40 की। तो 2 इकाई का मान 40 छात्र होगा सर। 2 इकाई जो है वो 40 छात्रों के बराबर होगी सर। तो 1 इकाई का मान 20 आ जाएगा सर। 1 यूनिट जो है वो 20 छात्रों के बराबर होगी सर। अब आप जिस भी सेक्शन के छात्र निकालना चाहें, पहले तीनों सेक्शन के विद्यार्थियों की संख्या टोटल बतानी है। तो 20 × 4 80, 20 × 5 100, 20 × 6 120, या फिर जोड़ दो 80, 100 और 120, या फिर इनको ही जोड़ लो 4 और 5 9 और 6 15, 15 × 20 300 छात्र थे सर पहले। वृद्धि से पहले इन तीनों सेक्शन के अंदर टोटल छात्रों की संख्या 300 थी सर। कुल छात्र संख्या वृद्धि से पहले, बढ़ाने से पहले, तीनों सेक्शन के कुल छात्र 4, 5, 9 और 6 15, 15 × 20 कर दो आप लोग 300। तो टोटल जो आंसर आएगा वो 300 होगा सर। एक बार और देखिए, इस तरह से भी कर सकते हैं सर। अगर ये चीज दिमाग में नहीं आए तो रेशियो बनाओ आप लोग। तब आप क्या करो, रेशियो बनाइए। अनुपात तो दे ही रखा है ना, अनुपात में वो आंसर हैं जो लास्ट में बचे हैं काटने के बाद। तो पहले इन 2 सेक्शन को ले लो आप लोग, 4 और ए और बी को। ए और बी को आप इस तरह से भी मान निकाल सकते हैं कॉमन राशि का, 4x और ये 5x है। अनुपात में वो आंसर हैं जो लास्ट में बचे हैं काटने के बाद। इन दोनों ही सेक्शन में 40 और 40 छात्र बढ़ाए गए, तो बराबर में आप अनुपात लिख दो, क्या आएगा इन दोनों का? 6:7 लिख दो। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहां से भी आंसर निकल जाएगा। अगर ये किस्मत बढ़िया है कि 40 छात्र बढ़ा रहा है, और ये और भी किस्मत अच्छी है कि दोनों का रेशियो, ये जो रेशियो दे रखा है तीनों का बराबर वृद्धि हो रही है। अगर बराबर वृद्धि नहीं होती ना तो फिर इस तरह से कर लो आप लोग, इस तरह से x का मान निकाल लो, जो आएगा वही x का मान होगा, वो 1 इकाई का मान आ जाएगा, और 1 इकाई का मान 20 ही आएगा। निकालो, गुणा कर दो इसको, 6 × 5 30x, 6 × 40 240, 7 × 4 28x, और 7 × 40 280। ये 30x है और ये 20x है, बचेगा 28 है, सॉरी 2x। 280 में 240 घटाओगे तो 40, x बराबर 20 आ जाएगा सर। तो 1 इकाई का मान यहां से भी निकाल सकते हो सर। आपने a और b को ही तो लिया, c तो काम ही नहीं आया। अरे आप b और c को ले लो, चाहे a और c को ले लो, किसी को भी लेके कर सकते हो। ये x का मान आप यहां से भी निकाल सकते हो। ये आपका बेसिक तरीका हो जाएगा। 1 इकाई का मान 20 होगा सर, और ये आपका डायरेक्ट करने का तरीका हो जाएगा। लेकिन ये डायरेक्ट आप तब कर पा रहे हैं जब इन तीनों में, तीनों के तीनों अनुपातों में बराबर वृद्धि है। तो डायरेक्ट ही लिख दिया कि 2 इकाई का मान 40 होना चाहिए था, 1 यूनिट जब वो है वो 20 के बराबर होनी चाहिए थी।
ये सवाल आरपीएससी के द्वारा अभी जो आरएस प्री का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। 87 नंबर, 87 नंबर, 87 नंबर 87 पर आ जाइए। कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करी जाती है। यदि ब्याज की दर 1% अधिक होती, ब्याज की दर 1% ज्यादा होती तो उसे 24 रुपए अधिक ब्याज मिलता, तो बताओ वो राशि कितना है। प्रिंसिपल पूछ रहा है आपसे कितना है। टाइम दे रखा है सर 2 वर्ष, 2 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट सर इसने कहा कि 1% ज्यादा होती, ब्याज की दर 1% बढ़ा रहा है। समय दे रखा है सर 2 वर्ष, और ब्याज की दर को 1% बढ़ाया गया है। 1% बढ़ाने की कह रहा है वो, 1% ज्यादा होती तो देखो पहले साल 1% ब्याज अधिक आता, दूसरे साल फिर 1% ब्याज अधिक आता, 2 साल में 2% ब्याज अधिक कमा पाते सर हम। 2 साल में 2% ब्याज अधिक कमा पाते, और ब्याज अधिक कितना कमाया, 24 रुपए। सरल ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल बहुत आसान होता है। एक लाइन में हर सवाल का जवाब आ सकता है एसआई का। वो 2 ही बातों पे डिपेंड होता है ब्याज, आर और टी, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर और समय। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाई जा रही है 1%, ब्याज की दर 1% बढ़ानी है सर, वृद्धि करनी है इसमें, लेकिन 2 साल के लिए बढ़ रही है। तो 1% ब्याज अधिक मिलेगा पहले साल, और 1% ब्याज अधिक मिलेगा दूसरे साल। एसआई का जो प्रतिशत है वो अधिक होगा 2%। 2% ब्याज अधिक मिलेगा, और कितने रुपए ब्याज अधिक मिला वो दे रखा है, 24 रुपए ब्याज अधिक मिलता है। तो 2% जो है वो 24 के बराबर होगा। 2% का मान 24 रुपए है, तो प्रिंसिपल हमेशा 100% होता है, तो 1200 रुपए आ जाएगा सर। 1% 12 के बराबर होगा, और मूलधन हमेशा 100% होता है। प्रिंसिपल मूलधन हमेशा 100% होता है। 24 जो है ये 2 के बराबर है, 24 रुपए जो दे रखा है ये 2% के बराबर है, और प्रिंसिपल हमारा हमेशा 100% होता है। 100 से गुणा कर दो, 2 से कट गया 12 बार, और 12 गुणा 100 कितना आ गया, 1200। यही मेरा आंसर है, 1200। तो इस क्वेश्चन में कहना यह चाहता है कि अगर ब्याज की दर अगर 1% बढ़ा दी जाए तो 24 रुपए का ब्याज अधिक आया। ब्याज ज्यादा क्यों आया, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने से। कितना परसेंट, 1%, और टाइम कितना है, 2 साल। तो 1% ब्याज पहले साल ज्यादा आएगा, और 1% ब्याज दूसरे साल ज्यादा आएगा। 2 साल के अंदर 2% ब्याज अधिक कमाए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसने 1.5% बढ़ाई होती तो सर, तो 1.5% ब्याज पहले साल ज्यादा आता, और 1.5% ब्याज दूसरे साल ज्यादा, यानी 3% ब्याज अधिक मिलता। तो सिंपल इंटरेस्ट केवल 2 ही बातों पर डिपेंड है, आर और टी पर। ब्याज की दर को समय से गुणा करते ही एसआई का परसेंटेज हमेशा मिल जाएगा आपको। 88 नंबर क्वेश्चन पर आ जाइए। सिंपल इंटरेस्ट का एक और सवाल आपके साथ में है। 88 नंबर, 1600 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने का साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट 252 रुपए है सर। ब्याज की दर ज्ञात करें। 1600 क्या दे रखा है, प्रिंसिपल मूलधन। 1600 रुपए की राशि पर 2 वर्ष और 3 महीने का टाइम दे रखा है। सिंपल इंटरेस्ट 252 कमाए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक राशि अज्ञात है, ब्याज की दर निकालनी है सर। लेकिन टाइम को थोड़ा सा सरल करना है। 2 वर्ष और 3 महीने दे रखे हैं, समय को थोड़ा सा समझना है। टाइम जो दिया है ना सर वो 2 वर्ष और 3 महीने है, 2 वर्ष 3 माह। एक तरीका तो ये है कि आप सबको ही महीना बना लो। एक वर्ष के अंदर 12 महीने होते हैं, तो 2 वर्ष में 24 महीने तो ये हो गए, और 3 ये पहले लिखे हैं। 24 प्लस 3 कितना हो गया, 27 महीना हो गया सर। ये 27 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 का भाग दे दो, 27/12, ये पूरा ईयर में कन्वर्ट हो गया सर। 27/12 ये पूरा वर्ष में कन्वर्ट हो गया सर। दूसरा तरीका ये हो सकता है, 2 तो पहले से ईयर में कन्वर्ट है ही, इस 3 महीने को वर्ष बना लो, 3/12, 3/12, 3 से काट दो 1 बार, और ये 4 बार, ये पूरा ईयर में कन्वर्ट हो गया। 4 दूआ 8 प्लस 1 9/4 वर्ष,
ये दो तरीके से आप लोग टाइम को चेंज कर सकते थे। 9/4 9/4, इधर भी 9/4 ही आएगा। देखो 3 से कट रहा है 9 बार और ये 3 से कट रहा है 4 बार, 9/4। ब्याज दे रखा है, मूलधन दे रखा है, दर निकालनी है। देखो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गई, ब्याज की दर आर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय P गुणा T। तो सर ब्याज कितना है, 252 रुपये दे रखा है सवाल में। 252 गुणा 100, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन 1600 रुपये है सर, तो यहाँ 1600 लिख दो। टाइम कितना है 9/4, तो 9 तो यहाँ आएगा और 4 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। 4 को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ऊपर लिख रहा हूँ, 4 ऊपर आएगा सर। इसे सरल कर लो, जो आएगा वही आपका आंसर है। ये जीरो तो काटने सीख ही गए होंगे आप लोग, सब आता है वैसे, मजाक की बात है। 4 से कटेगा 4 बार, 4 4 16, 4 से इसको काट दो, 4 6 24 और 4 3 12, 63 बार कटेगा सर। और 9 साते 63 ही होते हैं सर। 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगी सर, ब्याज की दर होगी 7%। बेसिक सवाल है, बेसिक सवाल है, आसान सवाल है, लेकिन टाइम समझना है कि समय को 2 वर्ष और 3 महीने को एक साथ टाइम बनाओगे, ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखोगे, 2 साल में 24 महीने और 3 ईयर 27 महीने। 27 महीनों को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे दिया। एक और चीज, 2 को तो छेड़ा ही नहीं, ये 2 तो पहले से ही वर्ष में है। इन 3 महीने को वर्ष बनाने के लिए 12 से भाग दे दिया। 2 सही 1/4 9/4, ये भी कितना बना 9/4। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन, 89 नंबर जो क्वेश्चन है वो बोर्ड मास पर लिखा हुआ सवाल है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आपके साथ में है बोर्ड मास का। 89 करिएगा आप लोग कोशिश करने की। 9 माइनस 3 सही 3/11 का 1 सही 2/9 भाग 7/9 भाग 5 सही 1/7, यही लिख रहा है। बताइए तो ये किसके बराबर होगा। इसका आंसर आप लोग दो पहले, और थोड़ा बहुत शेयर वगैरह कर दिया करो भाई, समझ में आए चीजें, ठीक लगे, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। और तो क्या ही फर्क पड़ता है इनसे। डॉलर वॉलर तो खूब है वैसे मेरे पास, तो डॉलर को लेकर टेंशन नहीं है। इससे क्या ज्यादा लोग जुड़ते हैं, चीजें देखते हैं, समझ पाते हैं, थोड़ा ठीक लगता है कि मेहनत बहुत लोगों के पास पहुंच रही है, एक दिन परिणाम उनके बनेंगे। और यही गुरु दक्षिणा है कि आप लोग पटवारी में सिलेक्शन ले लो, इससे बड़ा परिणाम नहीं है, इससे बड़ा कोई डॉलर है ही नहीं, इससे बड़ा कोई डॉलर नहीं है मेरे लिए। जब आपका पटवारी में फाइनल सिलेक्शन होगा तो आपकी आत्मा तो ये कहेगी ना कि हाँ आपने मैथ्स थोड़ा सा योगदान तो मेरा रहा होगा उसमें। उसी के लिए मैं आपको बार बार कहता हूँ आप शेयर कर दिया करो। जिसकी भी बच्चे की मैथ्स में अगर कोई दिक्कत रह रही है तो हो सकता है थोड़ा सा प्रयास, थोड़ा सा योगदान मैथ्स का अगर मिल जाए तो शायद वो सक्सेस होता है। तो वो जो गुरु दक्षिणा होगी उससे बड़ा कोई काम नहीं है। अध्यापक का सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा वही होती है कि उसका 1% अगर योगदान उसकी सफलता में रहे, और जब सिलेक्शन हो जाए तो अगर वो बच्चा एक बार भी कह दे कि हाँ सर मेरी सफलता में आपका योगदान रहा, तो तृप्त हो जाता है टीचर वहां पर। यही चाहिए। और इसीलिए आपको बार बार मैं एक ही बात कहता हूँ कि शेयर कर दिया करो, क्या पता उस बच्चे के पास ये सीरीज पहुंच जाए जिसको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। अभी भी रोज जुड़ते हैं इस तरह के बच्चे, खैर आप ही लोगों के सहयोग से जुड़ते हैं वो भी। बाकी एक नई शुरुआत है, इतने बच्चे जुड़ना, और वो भी पढ़ने वाले बच्चे जुड़ना। सबसे बड़ी बात है कि जो भी बच्चा जुड़ा है, जो भी सेशन को देख रहा है, एकदम सीरियस बच्चा है, फालतू की बकवासबाजी वाला बच्चा है ही नहीं। जैसे कि हम देखते हैं इस तरह के यूट्यूब चल रहे हैं, पता ही नहीं क्या क्या चल रहा है। टीचर गला फाड़ रहा है, पढ़ा रहा है, वो अपने आप ही चैटिंग कर रहे हैं। पूजा तुम्हारा सेंटर कहाँ आया है, रानी तुम कहाँ से हो, पूजा रानी, यही चल रहा है भाई। केवल और केवल 10% बच्चा सीरियस होके तैयारी कर रहा है, बस वहां तक पहुंचा दो, केवल 10% तक। 6-7 लाख फॉर्म भरे टोटल शायद पटवारी के, उसमें से केवल 10% बच्चा ईमानदारी के साथ प्रयासरत है, केवल 10% तक। इतना तो बहुत है, इससे ज्यादा चाहिए ही नहीं अपने को। वो चैटिंग बाजी बच्चे वाला चाहिए ही नहीं भाई। तुम्हारा सेंटर यहाँ आया है, पूजा वहां से है, वो नहीं चाहिए क्राउड। 9 माइनस 3 सही 3/11 का
1 सही 2/9 भाग 7/9 भाग 5 सही 1/7। बोर्ड मास क्या कहता है? बोर्ड मास कहता है कि जो आप काम कर रहे हैं वो क्रम से कर दो। जो भी काम आप लोग कर रहे हैं वो आप क्रम से कर दो। पहले आप लोग ब्रैकेट को सरल कर लो। ब्रैकेट भी मैंने बताया 4 तरह के होते हैं, 3 नहीं होते, 4 होते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, अंग्रेजी में लिखता है ऑफ, हिंदी में लिखता है का, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, और सबसे लास्ट काम सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो। ब्रैकेट में देखोगे तो सबसे पहला होता है बार वाला ब्रैकेट, फिर छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। यहां तो सबसे पहले का को सरल करेंगे। 9 माइनस 11 3 33 और 3 36/11 का मतलब गुणा करना है। 9 एकम 9 2 11/9। तो पहले ये सरल करना है। तो सर 11 से 11 कट जाएगा और 9 से कटेगा सर ये 4 बार। तो सर ये तो आंसर आ गया 9 माइनस 4। इसके आगे क्या लिखा है? भाग 7/9। कुछ बच गया क्या? नहीं, भाग 7 5 35 और 1 36/7। बोर्ड मास के क्वेश्चन को जब भी मैं करवाता हूं तो आपको कहता हूं कि ध्यान से टाइम दो। इसको थोड़ा सा ध्यान से करना आप लोग। ये भाग का साइन गुणा में चेंज हुआ तो ये आ गया सर 9/7। ये आ गया सर 7/36। 7 से 7 कट गया सर, 9 से काट लिया 4 बार, 9 4 36, 4 से 4 भी कट गया सर। क्या बच गया? 0 थोड़ी बच गया, 1 बच गया सर। और 9 में से 1 गया तो आंसर क्या आ गया? 8। आंसर आ गया सर 8। पहले का को सरल कराया, फिर भाग को कराया, सबसे लास्ट काम सबट्रैक्ट कराया, घटाया है। सबसे लास्ट आखिरी काम घटाने का है। चलिए तो इसी के साथ 90 नंबर क्वेश्चन पर हम आ जाते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन भी एक सरलीकरण का, एक लंगड़ा भिन्न जो होता है, कंटिन्यूस फ्रैक्शन है। ये आता तो कम है इस तरह का क्वेश्चन, स्टेट लेवल के एग्जाम में नहीं आया है ऐसा सवाल, लेकिन मैंने कहा ना मैं कोई क्वेश्चन छोड़ूंगा ही नहीं जो तुम ये कह दो कि आपने कराया ही नहीं। हम ऐसा कोई क्वेश्चन रखेंगे ही नहीं, ऐसा कोई टाइप आपको मिलेगा ही नहीं। सब ऐसा लगेगा कि हाँ आप सबके करे हुए क्वेश्चन हैं, एक एक सवाल आपको करवाया गया है। इस तरह का जो पैटर्न चलता है कि बहुत फनी होता है। इसे करने के लिए शॉर्टकट भी पढ़ते हैं लोग, लेकिन वो पेपर के दिन काम आती हैं कि नहीं आती वो तो पता नहीं। काम वही ले सकते हैं जिन्होंने बहुत ज्यादा टाइम दे दिया उस तरह के क्वेश्चनों पे। बाकी ये बहुत आसान चीजें हैं। इसके अंदर 2 चीजें हैं, बताता हूं मैं आपको। एक तो ये कि इस तरह की संख्याएं प्लस करनी आनी चाहिए आपको, बहुत जल्दी के साथ इनको जोड़ना आना चाहिए, बहुत जल्दी के साथ इनको घटाना आना चाहिए। एक काम तो ये आना चाहिए। कुछ तो क्या करेंगे, एलसीएम लेके जोड़ेंगे, एलसीएम लेके घटाएंगे। कुछ क्या करेंगे, 5 एकम 5 प्लस 4 9/5, 5 एकम 5 5 माइनस 4 1/5। तो ये 2 चीजें तो ये आनी चाहिए। तीसरी चीज ये आना चाहिए कि एक में अगर भाग देना है 9/5 का, तो जब ये भाग दोगे तो ये नंबर उलट जाता है ना। इसका आंसर आएगा सर 5/9। बस ये 2 बेसिक जानकारियां अगर काम आ रही हैं तो किसी ट्रिक की जरूरत नहीं है। बाकी तो जो ट्रिक इस धरती पर है वो मुझे भी पता है और वो जादू मैं भी दिखा सकता हूं, लेकिन गणित में जादू टोना लगते ही नहीं है। नहीं तो मैं आते ही पहले जादू टोना सिखाता आपको, ये ऐसे करना है, ये फेंक देना, बस हो गया काम। तो जादू टोना तो केवल आप लोग रील पर देख सकते हो, उनकी रील बना सकते हो। किसी को भी जादू टोना में आप कहीं भी पहुंचा सकते हो। जब डोली चाय वाला यहाँ पहुंचा सकता है, उसे किसी पटवारी की जरूरत ही नहीं है, कितने पटवारी बन जाओ। तो जादू टोना तो नहीं है इस गणित के अंदर, इसमें चीजें काम करती हैं अगर हमने बेसिक कंसेप्ट से चीजें समझी हो तो। बस ये 2 जानकारियां काम आती हैं इस तरह के सवालों में, और कुछ काम ही नहीं आता। देखो तो सबसे पहले तो सर ये जुड़ेगा, तो 5 एकम 5 प्लस 4 9/5 होगा। उसके बाद सर ये भाग होगा तो 5/9 होगा। बस ये 2 काम कर दो, तीसरा कुछ होता ही नहीं है इस तरह के सवाल में। फिर भी वो चाहिए सर ट्रिक, मजा नहीं आया, ट्रिक वाला तरीका तो चाहिए सर, क्योंकि सीखा है ना, रील देखी है ऐसी ट्रिक वाली, लेकिन वो केवल रील ही आती है। पेपर में वो ट्रिक काम लगाओगे जब ये इस तरह के सवाल आपने 20 बार कर ली हो, 50 बार कर ली हो। और जरूरी नहीं है कि वो ट्रिक सब में लगती है, वो तभी लगती है जब रील बनानी होती है। जरूरी है क्या हर बार प्लस का साइन आता है? जरूरी भी नहीं है कि हर बार एक ही लिखा होता है, माइनस भी आ सकता है, भाग भी आ सकता है, प्लस भी हो सकता है, गुणा भी हो सकता है। चलो देखो तो 1 प्लस
1/1 प्लस 1/, मैंने इसको जोड़ा है, क्या आप जोड़ लोगे इस तरह से, या एलसीएम लेके जोड़ोगे तो वो भी 5 ही तो आएगा। 5 एकम 5 प्लस 4 9/5, मैं यहाँ 9/5 लिख रहा हूँ। अभी मैंने सिखाया कि एक में अगर 9/5 का भाग देना हो तो ये नंबर उलट जाता है, 5 ऊपर चला जाएगा। इसका आंसर बनेगा सर 5/9, 5/9। मैं लिखूंगा 1 प्लस 1/1 प्लस 5/9, फिर जोड़ेंगे 9 एकम 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 होता है सर 14/9, फिर भाग करेंगे तो 9/14, 1 प्लस 9/14, 14 एकम 14 प्लस 9 23/14, 23/14, 23/14 ऑप्शन बी। अच्छा ऊपर नीचे लिख दिए क्या, बी ऑप्शन ये है 23/14 ना, कोई बात नहीं, आंसर तो ये आ रहा है ना 23/14, 23/14, 23/14 मेरा बिल्कुल ठीक आंसर होगा इस सवाल के लिए। आइए एक बार और हम लोग इस सवाल को ऐसे भी देख सकते हैं, वो ट्रिक बता दो दूं मैं आपको कि ऐसी रीलों में मत फंसा करो आप लोग। वो ट्रिक ये है कि आप इसको लिख लो 4/5, ये लिखा है 4/5। अब ये 1 कितनी बार आया, 1 2 3, तो ये 3, 1 2 और 3 बार आया, और सब में प्लस का साइन है, तो इनको जोड़ते हुए चलो। आप पीछे वाली संख्या के साथ जोड़ना है, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, और 14 प्लस 9 23, तो उत्तर आएगा सर 23/14। बस ये दोनों आंसर है, 23/14। मत फंसो पर इन चीजों में। अगर केवल पेपर में गणित आती हो ना, केवल ही मैथ से आएगी सर, और उसी से ज्वाइनिंग आएगी, तब तो मैं ऐसी चीजें सीख सकते हैं, क्योंकि ऐसी याद रख सकते हैं। लेकिन पेपर में तो सारे सब्जेक्ट आएंगे एक साथ, तो ये रील दूर दूर तक ही काम नहीं आएगी। वहां 2 चीजें आएंगी काम। मैंने कहा इस तरह का क्वेश्चन आ भी जाए ना आपको, अगर एक तो प्लस माइनस करना आता हो और एक ये भाग देना आता हो, इसके अलावा तीसरी चीज इस तरह के डरावने से क्वेश्चन में काम ही नहीं आती। दिखता डरावना है सवाल ये, क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, नीचे से सरल करना शुरू करना है। यहाँ प्लस हो सकता है, यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ गुणा हो सकता है, यहाँ भाग हो सकता है। लेकिन ये ट्रिक तो केवल इन जादू टोना वाले सवालों में लगती है। 4/5 लिखा था, 4/5 लिख दिया। 1 कितनी बार आया, उतने खाली स्थान छोड़ दिए, 1 1 1। प्लस है तो प्लस करते जाओ, 5 प्लस 4 9, 9 प्लस 5 14, 14 प्लस 9 23, 23/14। नहीं करनी है पर आपको ये काम नहीं करोगे। मैंने कहा ये 2 चीजें आप लोग कंसेप्ट से आंसर देना और सही आंसर आएगा। 91 91 नंबर जो सवाल है वो यूनिटरी मेथड का आ गया। एक एक नियम जो MDH की फॉर्म पे लिखा हुआ है बताएंगे आप लोग। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों की खाद्य सामग्री है। एक सैनिकों का शिविर लगाया गया जिसमें 95 सैनिकों के लिए 200 दिन का भोजन है। 5 दिन बाद 30 सैनिक इस शिविर में से दूसरे में चले गए, लेकिन 5 दिन बाद गए। कितने दिन बाद? अच्छा सवाल है, यहाँ गलतियां होने की पूरी संभावना है। ध्यान से पढ़ो सवाल को। 95 सैनिक थे टोटल, सैनिक तो 95 है। भोजन दिखने के लिए तो वहां 200 दिन का था, लेकिन 5 दिन बाद जाएंगे तो 5 दिन का तो खा ही गए ना, वो भूखे थोड़ी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि दूसरे शिविर में जाना है तो पहले पेट को खाली रखेंगे 5 दिन तक। ये सबसे जरूरी काम है पेट भरना, और थोड़ा थोड़ा खाया करो आप लोग, क्योंकि अभी पेपर है आपका। एक साथ यहां तक मत लिया करो, उसके बाद तो क्या उबासी आती है और पता ही नहीं चलता गणित कब खत्म हो गई। थोड़ा थोड़ा करके 3-4 बार में खा लिया करो, थोड़ा एनर्जी भी रहे साथ साथ और पढ़ाई भी चलती रहे। लेकिन एकदम डकार मार लोगे तो वैसे ही गर्मी का मौसम है, ठंडे में आप बैठ के पढ़ रहे होंगे, नींद आएगी, झटके आएंगे, गणित खत्म। तो ऐसी पढ़ाई में थोड़ा समझना पड़ता है। बस एक स्मार्ट तरीके से मेहनत करें तो ठीक रहेगा। पूरा तृप्त होके मत खाया करो यहां तक जब तक 2-3 डकार नहीं आ जाए। थोड़ा सा गर्मी में वैसे भी कम खाना चाहिए, 3-4 बार में खा लो ना। 5 दिन बाद 30 सैनिक चले गए, तो वो 5 दिन का भोजन तो खा ही गए ना। तो 30 सैनिक चले गए तो भोजन जो वहां पर वो बचा हुआ है वो 195 दिनों का बचा हुआ है। अब वो कितने दिन काम आएगा ये पूछना चाहता है सवाल।
तो मैंने कहा इस तरह का सवाल जब भी आए आप लोग MDS की फॉर्म से बनाइए, M1 D1 H1, काम तो इनका एक ही है, भोजन करना, तो W को तो लिखने की जरूरत नहीं है, M2 D2 S2। नीचे W1 W2 आप तब लिखिए जब आपका काम अलग अलग हो, काम एक ही है इन सब का। सैनिकों का काम भोजन करने की जानकारी हमारे पास में है, वैसे सैनिकों का ये काम नहीं होता है। युद्ध तो आजकल कहाँ होते हैं, युद्ध नहीं होंगे अब, बस सैनिक तो रखने पड़ेंगे पर दिखाने के लिए ना, सैनिक तो रखने ही पड़ेंगे, इनकी जरूरत हमेशा रहेगी, हमेशा ही रहेगी, क्योंकि यही संभाल के रखते हैं देश को। कितना मुश्किल काम होता है ना, और हमें देखो पढ़ाई करते ही इतना लग रहा है कि कितना नहीं क्या ही कितना पढ़ना पड़ेगा, दिमाग पे जोर सा है। इंटरेस्ट बनाओ थोड़ा सा, आगे का पूरा जीवन इतना व्यस्त निकलेगा, कितना मस्त निकलने वाला है। इन बचे हुए दिनों में आप मेहनत करो, आगे ठीक रहेगा सब कुछ। जिनका भी फोन वोन नहीं आता है ना, कोई को याद नहीं करता, वो अपने आप चला करके आपको याद करेंगे, और यही एक माध्यम है आपके साथ अपने आप को साबित करने का। 95 सैनिकों के लिए 200 दिनों का भोजन है था वहां पर ना, तो यहाँ 200 मत लिख देना ना, यही गलती होगी बस इसमें, 200 दिन। लेकिन 5 दिन बाद जो वहां भोजन बचेगा, 5 दिन बाद 195 दिन का बचेगा, तो यहाँ 195 आएगा। 5 दिन बाद 195 दिन का बचेगा। 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए, 30 सैनिक दूसरे शिविर में चले गए, तो 30 चले गए तो 95 में 30 कम कर दो, 65 बच गए सर। अब ये भोजन कितने दिन काम आएगा, दिनों की संख्या पूछिए तो x निकाल दो, 65 से काट दो इसको, ये 3 बार में कटेगा, 65 दिया 195। बस समझने का ये क्या 195 क्यों आया, 200 क्यों नहीं आया भाई, वहां 200 दिन का भोजन तो था लेकिन बचा नहीं है अब, बस यही समझना है, क्योंकि 5 दिन का भोजन तो उन्होंने कर लिया ना, 5 दिन बाद जा रहे हैं, तो भोजन सर 195 दिनों का शेष है। सैनिक अब 65 बचे हैं, तो काम कितने दिन आएगा, 95 गुणा 3, 285 दिन काम आएगा सर, 285 दिन काम आएगा सर, 285। चलिए इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, 92 नंबर, एक सरलीकरण का बहुत ही अच्छा सवाल फिर से आपके साथ हाजिर है। 92 नंबर, ये थोड़ा सा सही करना है प्रॉपर, ये +1 आगे उसी के साथ में आगे ऐड है, मैं लिखता हूँ यहाँ पे। ये क्वेश्चन है, ये देखना आप लोग, स्क्वायर रूट बना हुआ है और 0.798 का होल स्क्वायर है प्लस 0.404 इंटू 0.798 प्लस 0.202 का होल स्क्वायर है, यहां तक रूट है और +1 लिखा हुआ है। इसका मान पूछा है क्या होगा। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी पे लिखा हुआ सवाल है, वो याद होना चाहिए। a + b का होल स्क्वायर, रोज काम ले रहा हूं मैं उस इन फॉर्मूला को, रोज हर मॉक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा रखता ही हूं ताकि वो याद हो, बार बार काम लो उनको, बार बार काम लो। सर बताओ a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर a² प्लस 2ab और प्लस b², आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता, a² प्लस 2ab प्लस b²। अगर यहाँ साइन माइनस का होगा तो बस केवल यहाँ माइनस आ जाएगा। अब देखो इसमें पूरे साइन प्लस के, इसका मतलब बनेगा तो a + b का होल स्क्वायर, और बनेगा कैसे, देखो ये तो रहा a², ये रहा b² और ये रहा आपका 2ab। दो तो दिख ही नहीं रहा सर, 2 को इसके साथ गुणा कर दिया गया है, 202 का दुगुना 404 होता है, तो 2 गुणा 0.202, इसको ऐसा लिख दिया एक साथ ताकि ये थोड़ा सा ध्यान से देखने पर दिखे, रटने से नहीं दिखेगा ये। तो इस पूरे को लिख सकते हैं सर a + b का होल स्क्वायर, यानी a का मान है 0.798 और b का जो मान है सर वो है 0.202, a + b का होल स्क्वायर, और इस पूरे के ऊपर रूट लगा हुआ है सर, और +1 में तो अलग से लिखा हुआ ही है, +1 तो अलग से लिखा हुआ है। इसको जोड़ेंगे सर तो इनका योग 1 आएगा,
एक का स्क्वायर एक ही होता है और एक का रूट भी एक ही होता है, रूट एक का मान एक ही होता है, तो एक प्लस एक आंसर 2 आ जाएगा सर, आंसर 2 आ जाएगा। ये जो बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हैं ये आपको लोगों को याद कर लेनी चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है सर एक बार प्लस कर दो एक बार माइनस कर दो, a प्लस बी ए माइनस बी, स्क्वायर वाली तो तीन ही फॉर्म है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसी के साथ 93 नंबर क्वेश्चन फिर से बोर्ड मास के ऊपर आपके साथ क्वेश्चन है। तो हर एक मॉक पेपर में कोई ना कोई एक टॉपिक ज्यादा होगा, बाकी सब लेवल के रहेंगे, किसी एक टॉपिक के क्वेश्चन ज्यादा और बाकी सबके उतने दो दो तीन तीन क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आ ही रहे। आज के इसके अंदर बोर्ड मास और टाइम एंड वर्किंग मेथड वाला क्वेश्चन ज्यादा है। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 93 नंबर, 93 नंबर, 93 नंबर। करिए आप लोग फटाफट, बताओ आंसर क्या आएगा, कौन आंसर देगा आप में सबसे पहले। ये आसान होते हैं क्वेश्चन क्योंकि यहाँ प्लस माइनस गुणा भाग दिख रहा है, हर कोई करने की कोशिश करता है, इनको हर कोई करने की कोशिश करता है। करो तो आप लोग भी, पेन चलाओ, बताओ फटाफट आंसर क्या आएगा। आंसर दिया करो आप लोग ना, लिखा करो, बताया करो आंसर क्या आ रहा है। चलो 5 सही 1/3, 3 गुणा 5 15 और 1 16/3 भाग 9 एकम 9 2 11/9 गुणा 1/4। सबसे पहले सर ये ब्रैकेट को सरल करना है, ब्रैकेट को सरल कर दो, 10 प्लस 3, ये घटाना है 1 माइनस 1/5, ये बहुत जल्दी से घटाना आना चाहिए, 5 एकम 5 माइनस 1 4/5 होगा सर ये, और जब 3 के साथ भाग करोगे तो 5 ऊपर चला जाएगा सर, बस पर इतना तो आना चाहिए 1 माइनस 1/5, इसको सरल किया इतने भाग को, इसका आंसर 4/5 लिखूंगा मैं डायरेक्ट। अब 10 प्लस 3 और इसके भाग में है 4/5, तो ये 5 का आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा सर इसके साथ गुणा में 16/3, अभी भाग ही रहने दो इसको, 11/9 गुणा 1/4 और बीच में यहाँ कोई निशान नहीं है, होगा तो गुणा ही वो, ये 5 हमारा ऊपर आ जाएगा, 10 प्लस 3 गुणा 5/4 15/4, 5 ऊपर आएगा ना जब भाग करोगे भाई, 3 में भाग देना है 4/5 का, तो सर ये 3 तो ऊपर रहेगा, इस भाग के बाद वाली संख्या जब गुणा में आती है तो उलट जाती है 5/4, तो यह आ जाएगा 15/4। फिर जोड़ना है 4 गुणा 10 40 और 40 प्लस 15 55/4, इसका योग कितना हुआ है 55/4, तो 16/3 भाग 11/9 गुणा 1/4 और यहाँ कोई निशान नहीं, इसका मतलब गुणा होगा 55/4। अब पहले गुणा या भाग क्या करें, पहले भाग करना है सर, 16/3 भाग का साइन गुणा में चेंज हो गया 9/11 गुणा 1/4 गुणा 55/4। अब काट लो, कुछ कट रहा है तो सर 11 से कटेगा ये 5 बार, 11 5 55, 4 गुणा 4 16, ये तो सभी कट गया भाई, कहाँ गड़बड़ हो गई भाई, यही दिक्कत है। तो यहाँ पर कुछ जल्दी कर दोगे तो, नहीं गलती कहीं नहीं हुई भाई, सही है जब कुछ बिल्कुल, 11 5 55, बस जल्दबाजी मत करना, यहाँ गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, हर इंसान से गलतियां होती हैं। 3 से कटेगा ये 3 बार, 3 गुणा 5 15, 3 गुणा 5 15, ऑप्शन ए मेरा सही आंसर है सर। थोड़ा सा भी ध्यान भटका ना तो ये बोर्ड मास ऐसा है कि फंसा ही लेता है आपको ये, इसीलिए तो क्वेश्चन पूछ रहा है ये बोर्ड मास, थोड़ा सा भी ध्यान भटका और फंसा देगा ये। आंसर भी मैच कर जाते हैं कई बार, तो आंसर नहीं मैच करे तो क्या पता हम वापस भी चेक कर ले, आंसर मैच करने के बाद तो लगता है हाँ ये तो सही हो ही गया, ये 2 नंबर तो पक्के। चलिए अगला सवाल 94 नंबर,
यूनिटरी मेथड का एक बेसिक सवाल, बेसिक अप्रोच पर लिखा सवाल, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन। 94 नंबर सवाल आपके साथ में है। 2 कलम अथवा 5 पेंसिल है, तो बहुत बेसिक सवाल। 2 कलम अथवा 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है। 2 कलम ले जाओगे, अथवा का मतलब होता है कोई भी एक, या 5 पेंसिल ले लो, 10 रुपए की मिलेंगी। 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, इसका मतलब होगा 2 कलम लोगे तो भी आपको 10 रुपए के मिलेंगे, 5 पेंसिल लोगे तो भी आपको वो 10 रुपए। बहुत ही बेसिक और आसान सवाल होता है। बताओ एक कलम कितने रुपए का आएगा? सर 2 कलम अगर 10 रुपए के हैं तो एक कलम सर 5 रुपए का आएगा, तो एक कलम का मूल्य आ गया 5 रुपए। बताओ एक पेंसिल कितने रुपए की आएगी? सर 5 पेंसिल का मूल्य 10 रुपए है, तो 10 में 5 का भाग, एक पेंसिल सर 2 रुपए की पड़ेगी। अब आपसे पूछा है 4 कलम और 4 पेंसिल का मूल्य क्या होगा? 4 कलम और का मतलब 7, दोनों का टोटल बताना है। वो अथवा था, ये साथ में पूछ रहा है। 4 कलम और 4 पेंसिल का टोटल मूल्य पूछ रहा है। एक कलम जब 5 रुपए का है तो 4 कलम कितने के होंगे सर? 20 रुपए के। 20 रुपया तो इनका हो गया। एक पेंसिल 2 रुपए की सॉरी पे, एक पेंसिल अगर 2 रुपए की है तो 4 पेंसिल कितने रुपए की होगी? 4 गुणा 2, 8 रुपए की हो गई सर। 20 और 8 28 रुपए होगा सर, टोटल 28 रुपए होगा। बहुत ही बेसिक सवाल, आसान सवाल, 28 रुपए। 4 कलम और 4 पेंसिल का टोटल मूल्य 28 रुपया बनेगा। क्वेश्चन नंबर 95, 95 नंबर सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल मेंजुरेशन 3D से 95 नंबर सवाल। 95, एक घनाभ के आकार का कमरा है जिसकी आंतरिक माप 12 मीटर, 8 मीटर और 4 मीटर है। सफेदी कराने का खर्चा 5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। इस कमरे में सफेदी करनी है, पेंट करना है। इस कमरे की चारों दीवारों पर अगर सफेदी करानी हो तो खर्चा कितना आएगा, ये पूछ रहा है। तो कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल, इसका मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना है, घनाभ का कर्ड सरफेस एरिया। एक कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है सर आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई तो चारों दीवारों में कॉमन होती है, चारों दीवारों में सेम ऊंचाई होती है। कमरा जो होता है उसकी हाइट तो सब जगह से सेम ही दिख रही होगी आपको। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है सर, चारों दीवारों का, ये तो अलग अलग निकाल के जोड़ लो चारों का, या फिर आप लोग ध्यान रख लो कि चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है उस कमरे के आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई होता है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई। और कमरा एक घनाभ के आकार का होता है, उसका परिमाप, बेस जो है वो रेक्टेंगुलर आयताकार होता है। आधार का परिमाप गुणा ऊंचाई, हाइट से गुणा करना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई और गुणा h, ये होता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो 2 गुणा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों क्रम से यही है, 12, 8 और 4, L, B और H। लंबाई 12 है, चौड़ाई 8 है, ऊंचाई कमरे की 4 है। तो 12 प्लस 8 20 और 20 का दुगना 40 और 40 गुणा 4 160 वर्ग मीटर इस कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल आ गया सर। सफेदी करने का खर्चा 5 रुपए 1 वर्ग मीटर का है, तो 160 गुणा 5 800 रुपए आएगा सर। सफेदी करने का खर्चा, सफेदी कराने का खर्चा 160 रुपए, 160 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है और 1 वर्ग मीटर का खर्चा 5 रुपया है, तो 160 गुणा 5 कितना हो गया? 800 रुपए होंगे सर। ऑप्शन बी हमारा एक सही आंसर होगा, 800 रुपए लगेंगे सर टोटल। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग 96 नंबर क्वेश्चन, 96 नंबर सवाल आज के पेपर का। 96 नंबर क्वेश्चन 3D से एक और सवाल आपके साथ में है।
3D का एक और बेहतरीन क्वेश्चन। यदि 11 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.4 सेंटीमीटर मोम के घनाभ को 2.8 सेंटीमीटर व्यास की एक मोमबत्ती से बनाई जाती है, तो इस मोमबत्ती की लंबाई आपसे पूछा गया है। इस मोम जो है वो घनाभ के आकार का है और इस मोम को पिघलाकर आप मोमबत्ती बनाना चाह रहे हैं, तो इस मोमबत्ती की लंबाई आपसे पूछा है, कितनी लंबी मोमबत्ती बनेगी। जब भी किसी आकृति को आप पिघलाकर नया रूप देंगे, पिघलाकर ही बनेगा। ये मोम घनाभ के आकार का है और मोमबत्ती बनानी है तो पिघल कर ही बनेगी, तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो घनाभ मोम जो है वो घनाभ के आकार, इस घनाभ का आयतन जो है मोमबत्ती जो होगी वो इस तरह की होगी ना, बेलनाकार, बेलन के आयतन के बराबर कर दो। तो जब भी किसी आकृति को पिघलाकर नया रूप दिया जाता है तो उनके आयतन हमेशा बराबर होते हैं। तो मोमबत्ती, कैंडल का जो आयतन होगा, मोमबत्ती यानी जो कैंडल यहां पर बनेगी, इस कैंडल का जो वॉल्यूम होगा, कैंडल का आयतन किसके बराबर होगा, इस घनाभ के मोम के बराबर होगा। घनाभ के मोम का आयतन, या घनाभ का आयतन ही लिख दो आप। आयतन बराबर करना है। मोमबत्ती जो है वो बेलन के आकार की होती है, सिलेंडर होता है, और बेलन का आयतन होता है सर पाई आर स्क्वायर एच, और घनाभ का आयतन होता है सर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, एल बी और एच। तो सब दे रखा है आपको, लंबाई भी पता है, चौड़ाई भी पता है, ऊंचाई भी पता है, और इस मोमबत्ती के आधार का व्यास भी पता है। व्यास अगर 2.8 है तो रेडियस जो है वो 1.4 होगी सर। इसकी त्रिज्या जो है वो 1.4 होगी सर। व्यास दिया हुआ है तो त्रिज्या व्यास का आधा होती है, तो रेडियस जो आएगी ना सर वो 2.8 का आधा होगी, 1.4 होगी सर। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर की जगह रखेंगे 1.4 गुणा 1.4। एच का मान निकालना है, लंबाई 11 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 3.5 है और ऊंचाई 2.4 है। देखो ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से हटा दो, यहां भी पॉइंट लग रहा है तो यहां भी पॉइंट हटा दो, पॉइंट तो कट गए आपस में। अब इसको काट लो, जितना जल्दी काटोगे उतना ही जल्दी आंसर तक जाओगे। अब देखिए 11 दुआ 22, इस 7 से काट दो, 7 दुआ 14, 2 बार कट गया सर। 7 से फिर काट दो, 7 2 14, 7 5 35, 7 5 35, 2 गुणा 2 4, 4 का दुगुना 8, ये यहीं से लिखा है, 2 नीचे नहीं है, कहीं बटे में कह दो आप। 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 से काट दो, ये 3 बार कटेगा, 8 3 24, ये 2 सब कट गए। एच का मान 5 गुणा 3 15 सेंटीमीटर आएगा सर। इस मोमबत्ती की जो लंबाई होगी वो 15 सेंटीमीटर होगी। कुछ नहीं करा है, मोमबत्ती का आयतन घनाभ के आयतन के बराबर कर दिया है, तो मोमबत्ती की लंबाई जो आएगी वो 15 सेंटीमीटर होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। इसी के बाद हम लोग बढ़े आगे। 97 नंबर क्वेश्चन, एवरेज का एक और सवाल आपके साथ में है, औसत से लिखा हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप लोग 97 में क्या आंसर आएगा। 97 नंबर सवाल, आंसर दें आप लोग। आठ क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, तो पहले 3 पूर्णांकों का औसत क्या होगा। 8 क्रमागत पूर्णांकों का औसत 23/2 है, तो पहले 3 क्रमागत पूर्णांक क्या होते हैं, होल नंबर्स। द एवरेज ऑफ 8 कॉन्जुगेटिव इंटीजर नंबर, 8 क्रमागत पूर्णांक, पहला x है तो दूसरा एक जोड़ने पर आएगा, क्रमागत का मतलब लगातार, x+2 x+3, इस तरह से लास्ट जो आएगा वो x+7 होगा सर, 4 5 6 और ये 7, 8वां क्रमागत ये होगा सर। तो औसत निकालते हैं, पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, औसत निकाल लो।
पहली संख्या x है, अंतिम संख्या x प्लस 7 होगी बटे 2। इसका औसत दे रखा है 23 बटे 2, तो बराबर में लिख दो 23 बटे 2। ये 2 से 2 तो कट जाएगा, ये प्लस का 7 माइनस कर दो, 2x बराबर 23 में से 7 घटाओगे तो ये 16 आ जाएगा सर। x बराबर 8 होगा सर, x का मान 8 होगा। तो पहली संख्या 8 हो जाएगी, फिर 9 आ जाएगी, 10 आ जाएगी, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये वो क्रमागत पूर्णांक है सारे के सारे, 8 9 10 11 12 13 14 और 15। ये वो आठों क्रमागत पूर्णांक है। हमसे पूछ रहा है कि इसमें शुरू के जो 3 है ना, उनका औसत क्या होगा। प्रथम 3 8 9 10, बीच में एक ही आ रहा है तो इनका औसत 9 होगा सर, यही औसत होगा। शुरू के 3 का औसत 9 आएगा सर, पहले तीनों का औसत 9 आएगा। नहीं तो आप ऐसे निकाल लो, इन सबको जोड़ लो, नहीं तो आप इन दोनों को जोड़ लो, पहली संख्या और अंतिम संख्या, 10 और 8 18, 18 का आधा भी 9 ही होता है। पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2, तो यहां से भी 9 आएगा, बीच वाली संख्या भी 9 है, सबको जोड़ के 3 का भाग दोगे तब भी 9 आएगा। चलिए इसके बाद 98 नंबर क्वेश्चन देखोगे, 98 नंबर सवाल, एज का क्वेश्चन। रेशियो में मैंने कहा ना, एज वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, आसान तो होते हैं एज के क्वेश्चन। 90 कौन सा, 98 नंबर सर। 98 नंबर सवाल, एक पुत्र और उसके पिता की आयु का अनुपात 1:4 दे रखा है सर। उनकी आयु का गुणनफल गुणा कराया जाए तो 196 आएगा सर। 5 साल बाद उनकी आयु में क्या अनुपात होगा, ये पूछ रहे। अच्छा क्वेश्चन है, एज का एक अच्छा सवाल आपके साथ में है। एक पिता और एक पुत्र की बात कर रहा है, एक पुत्र जो है और एक पिता है, इसके बाप बेटे पर लिखा हुआ सवाल है। इनकी आयु का अनुपात 1:4 है। ये अनुपात है, अनुपात में वो आंसर हैं जो काटने के बाद बचा। 1x और 4x लिख दो, इनको गुणा कराना है इनका, क्योंकि गुणा दिया हुआ है इनका। दोनों की जो आयु का गुणा होगा, गुणनफल होगा, जो मल्टीप्लाई होगा वो 196 आएगा, ऐसा लिख रहा है सवाल में। इसीलिए हमें भी गुणा करना है। तो 4 गुणा 1 तो 4 ही होता है, लेकिन x गुणा x क्या होगा, x स्क्वायर होगा यहाँ पर। तो 4x स्क्वायर बराबर 196 है, 196 है। तो 4 से काट लो इसको, 4 4 16 बचे 3 और 4 9 36, 49 बार कट गया सर। एक्स स्क्वायर का मान 49 है, तो x का मान √49 यानी 7 आ जाएगा सर। x बराबर 7 होगा। इस तरह से यहाँ इस बेटे की जो उम्र आएगी 1 गुणा 7, ये 7 वर्ष का है सर। और इसके पिता की जो उम्र आएगी वो 4 गुणा 7 28 वर्ष आएगी सर। आज से 5 साल बाद पूछ रहे हैं सर, तो 5 वर्ष बाद दोनों की उम्र में 5-5 साल की वृद्धि हो जाएगी सर। इसका बेटा जो है वो 12 साल का हो जाएगा, 7 + 5, और इनके पिताजी जो है वो 28 + 5 33 वर्ष के हो जाएंगे सर। इन दोनों में अनुपात बताना है, तो अनुपात में वो आंसर दिया जाता है जो सिंपलेस्ट सरलतम रूप। कट रहा है तो काटो इसको, 3 से कट रहा है सर ये 4 बार, और 3 से कट रहा है सर ये 11 बार, 11 × 3 = 33, 3 4 12, 4:11 मेरा आंसर। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, 4:11। उम्मीद है आप सबको ये बात समझ में आई है। 4:11, 4:11। 99 नंबर पर आ जाइए, 99 नंबर सवाल, 99 नंबर 99। एक महाविद्यालय में गणित, भौतिक और रसायन शास्त्र की सीटों का अनुपात 2:3:4 है। ये रेशियो दे रखा है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। इन सीटों की संख्या में क्रमशः 40%, 20% और 10% बढ़ाने का प्रस्ताव है, तो बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या होगा। ये रेशियो का क्वेश्चन है, एक आसान सवाल अनुपात से लिखा है। ये 3
अलग अलग महाविद्यालय के अंदर स्ट्रीम है और इन तीनों के अंदर संख्या बढ़ने के बाद का अनुपात पूछा है। पहले का अनुपात दे रखा है, संख्या नहीं दे रखी है। मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट आएंगे, मैथ्स, ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। इन तीनों में जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं इनका रेशियो है 2:3:4। इनकी संख्या बढ़ जाती है क्रम से, ये 40% बढ़ जाते हैं। इनकी संख्या जो है वो 20% बढ़ जाती है और इनकी संख्या जो है वो 10% बढ़ जाती है। तो नया रेशियो ही पूछा है, रेशियो ही बताना है। रेशियो देके रेशियो ही पूछा है। बता दो आप लोग क्या आंसर आएगा, बताओ जरा, कौन बताएगा सबसे पहले आप में से? बताइए आप लोग। इनके आगे जीरो बढ़ा सकते हैं आप अपनी मर्जी से। 200, 300, 400 भी लिख सकते हैं, 20, 30, 40 भी लिख सकते हैं, ताकि परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा। 20 का 40% निकालेंगे तो 8 आ जाएगा। तो इस मैथ्स के अंदर टोटल सीटें 28 हो जाएंगी सर बढ़ाने के बाद, इसलिए जीरो बढ़ाया है मैंने अपनी मर्जी से। 20 का 40%, बड़े प्यार से ये जीरो कट जाएंगे, जो मुझे भी काटने आते हैं, आपको भी आते हैं। तो 4 गुणा 2 8, तो गणित की 8 सीटें बढ़ जाएंगी, उसके बाद 28 हो जाएंगी सर। फिजिक्स के अंदर 6 सीटें बढ़ जाएंगी तो 36 हो जाएंगी सर। 30 का 20%, 40 का 10%, 4 ये 44 हो जाएंगी सर। नई सीटों का अनुपात बनाना है तो सरलतम रूप, वापस काट लो इनको, 4 से कट रहे हैं। 4 7 28, 4 9 36 और 11 4 44, 4 से काट दिए सर। नई सीटों का जो अनुपात आएगा वो 7 9 और 11 होगा सर। ऑप्शन बी मेरा सही आंसर है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 100वां सवाल आपके साथ में है। ये लगा दिया आपने शतक। इस तरह से हम 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके हैं लगातार। एक शंकु और एक गोला समान त्रिज्या के हैं, समान आयतन के हैं। इनकी त्रिज्या सेम है, इनका आयतन सेम है, तो गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या हो? गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात आपसे पूछ रहा है, क्या होगा? एक शंकु है और एक गोला है जिनकी त्रिज्या समान है। ये बना शंकु और ये बना एक गोला ठोस। इन दोनों की रेडियस बराबर है, त्रिज्या r इसमें है, वही r इसमें है। इन दोनों का आयतन भी बराबर है, तो लिखो आयतन क्या होता है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, 3D का टॉपिक है तो फॉर्मूले याद होने चाहिए। शंकु का आयतन होता है सर 1/3 पाई r²h। गोले का आयतन होता है सर 4/3 पाई r³। त्रिज्या बराबर है दोनों की, लिखा है सवाल में समान त्रिज्या है, तो r तो काट दो इनका। ये r के स्क्वायर से इसका r का स्क्वायर कटेगा, एक r बचेगा, पर 3 से 3 भी काट दो, पाई से पाई भी काट दो। अब h यहां पर बच गया, इस r को इधर ले आओ। शंकु की ऊंचाई और गोले की त्रिज्या का अनुपात क्या आएगा? 4:1 आएगा सर। ये 4:1 आएगा सर। ये आंसर नहीं आया, टिका मत देना 1:4। अभी थोड़ा सा पढ़ो क्वेश्चन, वो क्या पूछ रहा है। गोले के व्यास और शंकु की ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? ये गोले की त्रिज्या आई है 1, तो गोले का व्यास क्या होगा? व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो 1 का दुगना 2 हो जाएगा सर। और शंकु की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई सॉरी, वो तो 4 ही है, 2:4 होगा सर। ये गोले का व्यास है, गोले का व्यास और इसकी ऊंचाई का अनुपात 2:4 यानी 1:2 आएगा आंसर सर। 1:2 आंसर होगा इस सवाल का। ऑप्शन सी सही है। ये सही करके भी गलत आंसर दे देंगे लोग। रेशियो जाके थोड़ा सा चेंज कर लिया, उल्टा पूछ लिया। पहले लिखना होगा गोले का व्यास, गोले की त्रिज्या अगर 1 आई है तो व्यास कितना होगा सर? 2। फिर लिखना होगा शंकु की ऊंचाई, वो 4 है सर। 2 और 4 में क्या अनुपात आया सर? 1 अनुपात। तो यही मेरा आंसर होगा, यही आंसर होगा। तो इस तरह से हमारा ये मॉक पेपर समाप्त होता है
और हम 100 क्वेश्चंस की टोटल प्रैक्टिस कर चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही है। अगर आप लोगों ने कुछ भी सीखा हो तो आप लोगों से एक विशेष सहयोग और आपका प्यार और आपका सपोर्ट कि आप अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाइए। जितना हो सकेगा 2 मिनट का टाइम दे देना। आपके जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी, तो क्लास को शेयर करिए आप लोग और क्लास का रिव्यू जरूर देके जाइएगा। आप लोग प्रतिक्रिया जरूर लिखा करो, उसी से नया जो बच्चा एंगेज होता है साथ में, वो देख पाता है कि हाँ जो चीजें करवाई जा रही हैं वो समझ में भी आ रही हैं। क्लास का रिव्यू दिया करो। और मॉक पेपर 5 नंबर से आप लोगों को पहले जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी। मैथ्स बाय जयदीप सर के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो। क्लास को लाइक जरूर करना है, क्लास का कमेंट यानी रिव्यू देना है, प्रतिक्रिया लिखनी है, हिंदी, अंग्रेजी, मारवाड़ी, बिहारी, कोई भी, तेलुगु, तमिल, जो भी भाषा आपको आती है। शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और मस्त हो गई, पढ़ाई करिए, चिल रहे हो आप लोग, कुल मिला के कूल रह करके जो मेहनत करनी है वही करनी है। ठीक, आज के लिए नमस्कार। अब कल जो सेशन रहेगा संडे के दिन, उसके अंदर मैंने बताया पार्ट नंबर 1 से लेकर 3 तक आपको कंप्लीट एक साथ बेसिक से एडवांस लेवल तक पीवाईक्यू के साथ पूरा होगा। तो जो उन्होंने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, पहले पढ़ लिया है, तो आपको वो देखने की जरूरत नहीं। आप मॉक पेपर लगाइए, मॉक पेपर में और इंप्रूव करिए। पहले अगर नहीं पढ़ चुके हैं आप लोग तो आप रिवाइज कर सकते हो, और पढ़ भी लिया और रिवीजन करना हो तो भी आप कर सकते हो। ठीक, आज के लिए लेता हूं मैं आपसे विदा। टाटा, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।